सभी को नमस्कार। पेट सूख गया तारा यार। हाँ, पेट सूख गया तारा। ये ला बीच में। अभिषेक, कितने लोग बचे आने के? कुछ 5 संस्थाएं बाकी है। रामराज जी नमस्कार। में तैयार कर दो। सभी को नमस्कार। वो क्या कि वो सपोर्ट नमस्कार देवी सिंह जी। निकल जाएगी, खुद का बिजनेस भी हो जाएगा भविष्य के लिए। अगर वो अभिषेक, कितनी ऑर्गेनाइजेशंस आने वाली हैं? अभिषेक, हेलो। रिस्पॉन्स तो सजेश 15 से आया था कि वो इसको आगे ले जाना चाह रही है, बट आई सी 17 में से 15 से आ गया था। हाँ, बट अभी एट प्रेजेंट यहाँ पे यहाँ पे 7 ऑर्गेनाइजेशन। तो कैसे करें? बंशी जी नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्ते। अर्पण सेवा संस्थान से निवेदन करें। अच्छा अच्छा। तो सजेश मैं ऐसे बोल रही थी कि हम लोग 2:10 तक वेट करते हैं एंड उसके बाद शुरू करते हैं। वैसे भी ये लाइव स्ट्रीम हो रहा है, तो ठीक है। रिकॉर्डिंग तो हम शेयर करेंगे। ठीक है।
आप सब में से कितने लोग बेसलाइन सर्वे से भी जुड़े थे? मतलब सीआरपी से पूछ रहा हूँ मैं। आप सबको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही। जी सर। शांति जी, आप बेसलाइन सर्वे हाँ से जी। जुड़ी थी क्या? जी जी सर, मैंने किया था, 20 फॉर्म भरे थे, 20 अरे किसानों को। वाह, अरे वाह, अरे वाह। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि आप लोग ने बेसलाइन सर्वे में बहुत ही बढ़िया काम किया। हमारी यूँ तो ऑनलाइन ट्रेनिंग हुई थी और उसके बावजूद हमारी ऑफलाइन ट्रेनिंग वाले सीआरपीस जो दूसरे राज्य के हैं, आपने उन लोग को टक्कर दे दी थी ऑनलाइन ट्रेनिंग में। तो इससे दो बातें पता चलती हैं, एक तो कि हमारी राजस्थान की ऑर्गेनाइजेशंस काफी ज्यादा टेक्निकली निपुण है, और दूसरा आप लोग काम बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। देवी सिंह जी, मालविन और बाकी जितनी भी संस्थाएं हैं, मैं सभी का नाम तो नहीं ले पाऊंगी, पर जितनी संस्थाएं 7-8 जुड़ी है, उन सभी के सीआरपी जुड़ चुके हैं क्या इस कॉल में? हाँ विष्का जी, सभी जुड़ गए हैं। मेलविन, आप कौन सी संस्था से हैं? वो दिशा RCDSS जी। अच्छा अच्छा, अरे वाह, दिशा ने तो बहुत ही बढ़िया काम किया मेलविन जी, इतने सारे सर्वे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बाकी बाकी सभी संस्थाओं से भी जुड़ चुके हैं ना सीआरपी सभी? देवी सिंह जी, आपके यहाँ से सब जुड़ गए क्या? सरजीत जी, हमारे बजाज संस्था के कुछ जुड़े हैं और कुछ हाँ हाँ, साथी जुड़ रहे हैं। अरे वाह, बजाज संस्था ने भी बहुत तेजी से काम किया धीरज जी। जी जी, थैंक यू सरजीत जी। मैंने डैशबोर्ड शेयर किया है, आप पता नहीं आप उस व्हाट्सएप ग्रुप में हैं कि नहीं? जी हूँ, मैं बेसलाइन सर्वे के ग्रुप में तो हूँ मैं। हाँ नहीं हाँ, नहीं। हाँ, अच्छा, उसमें नहीं किया क्या मैंने? जी अपने जनरल बॉडी वाले ग्रुप में कर दिया सुदेश। ओके, अविशा, वो मैसेज फॉरवर्ड कर दोगे क्या हाँ, मैं कर दी। ग्रुप्स में? हाँ। उन्नति से भी जुड़ गए हैं सीआरपी। ठीक, माधव सिंह जी। तो वो जो लिंक अविशा भेज रही है, वो आप जब देखेंगे तो आपको दिखेगा कि किन संस्थाओं से कितने सर्वेज हो चुके हैं, और जी मतलब बाकी सारी थोड़े से चार्ट्स, अभी पूरा एनालिसिस नहीं हुआ है, पर जैसे जैसे सर्वे आ रहे हैं वैसे वैसे चार्ट्स दिख रहे हैं। जी। धीरज राम जी, नमस्कार। सीआरपीस है, उन्हें जुड़ने में कितना समय लगेगा? जी अविशा जी। जो आप बता रहे हैं ना, कुछ ही सीआरपीस जुड़ पाए हैं, जी 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 तो जो बाकी है उन्हें जुड़ने में कितना समय लगेगा? जी, लगभग सभी जुड़ गए हैं। अच्छा, हाँ, बस काफी एक दो ब्लॉक के रह गए। तो हम उनका इंतजार करें या शुरू करें? स्टार्ट कर सकते हैं अभी। चालू कर। ठीक है। जी। हाँ, तो आप सभी को नमस्कार। जैसा कि मैं पहले कह रहा था कि बेसलाइन सर्वे खत्म होने के बाद
अब आप लोग ने एक बेसलाइन तो ले लिया अपने जगह का कि उन किसानों ने पिछले साल कैसा किया, कितना उत्पादन हुआ, कितनी लागत हुई, क्या क्या उगाया वगैरह, आपने जितनी जानकारियां ली वो अब हमारे पास एक बेसलाइन की तरह मौजूद है। अब उस बेसलाइन से, क्योंकि ये प्राकृतिक खेती का सर्वे है, तो हम ये इसमें पहला पहला अजम्पशन है वो ये है कि आप अभी कुछ किसानों के साथ इस साल प्राकृतिक खेती की गतिविधियां चालू करेंगे, उन किसानों में से जिन किसानों का आपने बेसलाइन किया। और ये किसान कैसा प्रदर्शन करते हैं अपने पिछले स्वरूप से, ये जानने के लिए अब हम फार्म डायरी नाम की स्ट्रेटेजी का उपयोग करेंगे। फार्म डायरी आप सबने पहले भी की होगी। उसका जो बेसिक ऑब्जेक्टिव रहता है फार्म डायरी का, वो ये रहता है कि जैसे बेसलाइन में हमने पिछले साल की जानकारी जानने की कोशिश की, तो कई बार किसान भूल जाता है, उसकी याददाश्त से उतर जाता है, सिर्फ मोटा मोटा खर्च याद रहता है, सारी चीजें नहीं आ पाती, वो अपना खर्च हमेशा ज्यादा बताता है और आय हमेशा कम बताता है। और इसमें भी बीच बीच में अगर खेती में जिस तरह के आय और व्यय होते हैं, सिर्फ सीजन के एंड में नहीं, उनको कैप्चर नहीं कर सकते आप वन टाइम सर्वे से। तो इसलिए जो फार्म डायरी सर्वे है, ये हम एक फ्रीक्वेंसी में लगातार करते हैं एक ही किसान के साथ, ताकि उसके साथ जो ट्रेंड है वो बनता जाए। तो राजस्थान के लिए हमारे टीम लीडर्स ने सोचा कि जो चर्चा हुई थी टीम लीडर्स की सारी, उन्होंने सुझाया कि हम फार्म डायरी हर 15 दिन में एक बार करेंगे और कुछ ही किसानों के साथ करेंगे। जो वो एक्सेल शेयर कर रहे हैं, उन लोग नंबर सारे शेयर कर रहे हैं। आपको आपकी संस्थाओं के द्वारा शायद 10, 20, 30 ऐसे कुछ किसानों का चयन करना है और उन किसानों के साथ आपको ये फार्म डायरी करनी है लगभग इस साल पूरा, मतलब ये वाला सीजन खरीफ जो चालू हो रहा है और उसके बाद रबी के अंत तक, जाया तक, मतलब अगले खरीफ तक। तो इस सीजन पूरा हम 15-15 दिन की अवधि में देखेंगे कि किस तरह का खर्च हुआ है और किस तरह की आय हुई है, और वो प्राकृतिक खेती के बारे में कितना समझ रहे हैं। और जो प्राकृतिक खेती की तरफ ट्रांजिशन कर रहे हैं, जो मकसद है इस सर्वे का वो ये है, दो तीन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर अभी किसी के पास नहीं, कि अगर किसान प्राकृतिक खेती की तरफ आगे बढ़ता है तो क्या उसका खर्च बढ़ जाता है। कुछ लोग बोलते हैं बढ़ जाता है लेबर बढ़ने से, या उसका खर्च घट जाता है। लोग बोलते हैं कि मार्केट से सामान खरीदना कम हो जाता है तो खर्च घट जाता है। क्या उसकी उत्पादकता में बहुत कोई सिग्निफिकेंट असर आता है, और क्या उसके टोटल नेट प्रॉफिट में कोई असर आता है। उसके साथ साथ कुछ लोगों का ये भी मानना है कि जो महिला किसान होती है उनके ऊपर कुछ ज्यादा ड्रजरी आ जाती है, क्योंकि आपको अब सारी चीजें घर पे बनानी है और ये घर पे बनाने वाली चीजों का काम ज्यादातर महिलाओं के सर पे आ जाता है। तो इन सारे सवालों का जवाब, एम्पेरिकल जवाब देखने के लिए ये सर्वे प्लान हो रहा है, और अभी के मुताबिक ये 2 राज्यों में हो रहा है, एक राजस्थान, एक मध्य प्रदेश। तो ये फार्म डायरी की भूमिका थी। अब हम फार्म डायरी का सर्वे देख सकते हैं। आप सबको अगर कोई सवाल हो, कोई टिप्पणी हो तो आप भी दे दीजिए भूमिका पे। मेरी आवाज आ रही है ना आप लोग को? यस यस सुजेश, आपकी आवाज जी आ रही है। सुजेश, आ रही है आपकी आवाज। तो चालू करें, आगे बढ़े। जी बिल्कुल। ठीक है, तो मैं अपने फोन से आप लोग को स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। आप लोग बताइएगा आपको दिख रहा है कि नहीं। आपको दिख रहा है फोन की स्क्रीन? जी सर, दिख रहा है। जी।
तो आप सबने क्योंकि एम वाटर पहले किया हुआ है तो ये काफी आसान आज का सेशन होने वाला है। हमने 2 घंटे रखे हैं पर शायद उससे और जल्दी हो जाए। मैं जानता हूँ मैंने आप सबको खाने के समय के आसपास बुला लिया है। मैंने भी खाना नहीं खाया है तो उसके बाद अपन सब खा सकेंगे। आप पहले ये बता दीजिए कि बेसलाइन करते समय आप लोग को इस ऐप से रिलेटेड कोई दिक्कत हुई थी क्या, या सर्वे से रिलेटेड कोई दिक्कत हुई थी क्या? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, शुक्रिया बाबूलाल जी। किसी को कोई दिक्कत हुई थी क्या? हेलो। हाँ हेलो श्रीजेश। हाँ हाँ हाँ, हाँ टीम से मेरी बात हो रही थी। मैं सूरज बात कर रहा हूँ हाँ उर्मिल हाँ सीमांत से। हाँ तो उनका कहना था जो इसमें जीआईएस वाला जो पार्ट रहता है हाँ उसमें मतलब काफी टाइम लगता है, और कई बार नेटवर्क नहीं होने की वजह से उसमें वो फेलियर होने वाला जो इशू आता है, तो उसकी वजह से थोड़ी बहुत प्रॉब्लम रही थी। और दूसरा जो उनका फीडबैक आया था वो ये था कि अपना जो फॉर्म था वो बहुत लेंथी था। तो हाँ। मतलब एक पर्टिकुलर फार्मर इतना टाइम देने में कई बार उनको मतलब होता था कि इतना लंबा आप क्या कर रहे हो, इस तरीके का सर्वे तो नहीं होता है। बिल्कुल तो उस तरीके के चैलेंजेस थे उस वक्त। बिल्कुल। नहीं सूरज, फॉर्म तो लेंदी था। बनाते समय भी लग रहा था कि इतना बड़ा कैसे बनाए, पर जानकारी जो थी वो काफी डिटेल में चाहिए थी और काफी डिटेल में आई भी। मतलब मैं जी डेटा बहुत अच्छा है आप लोग की तरफ से, और अभी उसमें आगे क्या होता है देखते हैं। पर ये वाला जो फॉर्म है, फार्म डायरी का जो फॉर्म है, ये काफी छोटा रहेगा। मतलब आप लोग अगर फ्लो में आ जाएंगे तो आपको शायद हर 15 दिन में एक किसान के साथ 5 मिनट से ज्यादा समय नहीं लगेगा। फिर ठीक है, मतलब इतना टाइम वो आराम से इजीली दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं उसमें फिर। फॉर्म फॉर्म लंबा जरूर दिखेगा, बड़ा जरूर दिखेगा फार्म डायरी का, बट जैसा कि आप जानते हैं कि हर एक्टिविटी नहीं होती है हर 15 दिन में। तो एक बार बुआई हो गई तो साल भर में बुआई नहीं हो रही है दोबारा, जी तो वो स्किप हो जाता है पार्ट। तो छोटा छोटा पार्ट ही रहेगा आप लोग के पास भरने के लिए। और मैक्सिमम जो इस बार भरना है वो सिर्फ नंबर्स भरना है, तो लिखने का ज्यादा ज्यादा खेल नहीं है। तो आई थिंक ये ज्यादा हेल्पफुल भी रहेगा, और इनफैक्ट हम लोग फिर नंबर्स भी आगे बढ़ा सकते हैं फार्म डायरी में जो फार्मर्स है, अगर इस तरीके का है तो। बिल्कुल बिल्कुल। आप लोग जी को 2 फायदे इससे ये भी होंगे कि एक तो आप लोग को अपने किसानों का आय व्यय पता रहेगा, वो पूरा डेटा आपके पास रहेगा, शेयर कर दिया जाएगा। उसके साथ साथ ये डेटा आप अपने किसानों के साथ भी शेयर कर सकते हैं सीजन के एंड में, ये बताते हुए कि सीजन में आपका कितना खर्च हुआ और कितना आय हुआ। क्योंकि किसान जनरली कुछ इस तरीके का अपने साथ नहीं करते बिल्कुल। हैं, जिसको फार्म अकाउंटिंग बोलते हैं। तो ये आप फार्म अकाउंटिंग कर रहे हैं अपने फार्मर्स के लिए, ऐसा ही समझ लीजिए। तो जैसा आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं, ये एम वाटर की स्टैंडर्ड स्क्रीन है। आपने देखा कि ऊपर मेरे तीनों डब्बे हरे हैं, तीनों में टिक लगा है, मतलब मैं सर्वे करने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। ये जो सर्वे है, ये 2 सर्वे है शुरुआत में। मतलब पहला सर्वे जो आपको शुरुआत में भरना है, जो आपने पहले किया था, जिसकी बात अभी सूरज कर रहे थे, वो जीपीएस वाला पार्ट। वो जीपीएस वाला पार्ट बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो जीपीएस से ही आपको अगर एक ही पर्सन से बार बार डेटा लेना है तो उस पर्सन को आपको स्थिर बनाना पड़ता है कि ये जो लोग हैं, हम इन्हीं का डेटा बार बार ले रहे हैं, ये सिस्टम को बताना पड़ता है। जैसे कि जब हम पेन पेपर में फार्म डायरी करते थे तो हम हर एक फार्मर का एक फाइल बनाते थे। तो पहला जो पेज रहता था उस फाइल का, उसमें किसान की बेसिक जानकारी रहती थी। तो जो बेसिक जानकारी वाला पन्ना है वो है मौसम की शुरुआत वाला पन्ना। ये बहुत छोटा रहेगा। इसमें अभी आप देखेंगे तो 2 ही सेक्शन मैंने डाले हैं, क्योंकि ये ज्यादा कंप्लीट नहीं हुआ था। इसमें उनका नाम, गांव वाँव का डिटेल, वो जीपीएस वाला जो सेक्शन था वो, और प्लॉट के डिटेल्स, बस कि कितने प्लॉट है और कौन से प्लॉट में प्राकृतिक खेती हो रही है। तो जैसा अपन ने चालू किया कि साक्षात्कारकर्ता का नाम क्या है, तो नाम है सृजेश, मोबाइल नंबर है, संगठन का नाम है उर्मुल सीमांत समिति, और उसके बाद नेक्स्ट किसान का नाम जो भी हो, हरी, जिले का नाम, ब्लॉक का नाम, ग्राम पंचायत का नाम, गांव का नाम, हैमलेट। ये आप लोग ने पहले कर चुका है। एम वाटर साइट आईडी आप लोग ने पहले बना चुकी है, तो शायद
हमें दोबारा ये बनाने की जरूरत ना पड़े, मैं आगे जाएंगे तो उसको बताऊंगा, पर सिर्फ उन्हीं के साथ ये होगा जिन किसानों के साथ आपने बेसलाइन सर्वे किया है। तो जो अभी 30-50 नंबर आपकी संस्थाओं के द्वारा मिलाया है, 10-15-20 जिनके साथ आप फार्म डायरी करेंगे, हमको उन सारे किसानों का नाम चाहिए होगा। और आप अगर ये बता देंगे कि इनके साथ बेसलाइन किया गया था, तो हम उन नामों को ढूंढ के उनका साइट आईडी आपको बता देंगे। तो आपको फिर से ये स्थापित नहीं करना पड़ेगा, जिस साइट को स्थापित करने की बात कर रहे हैं। पर ये मैं दोबारा इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ आए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। साइट अगर मान लीजिए कोई नया फार्मर है, आपने उसका बेसलाइन नहीं किया, पर आप उसके साथ फार्म डायरी कर रहे हैं क्योंकि वो वैसा किसान है जो अभी प्राकृतिक खेती को आगे ले जाने के लिए इच्छुक है, और आपने उसको एनरोल कर लिया है अपने प्रोग्राम में, अपने प्रोजेक्ट में। तो जैसा हमने पहले किया हुआ है कि हमको सेलेक्ट में क्लिक करना है, और सेलेक्ट करने के बाद ऐड में क्लिक करना है। ऐड करने के बाद वो आपसे पूछता है कि प्राइवेसी क्या होगी। पब्लिक, जैसा कि लास्ट टाइम बता दिया था, हम अपने किसानों की जानकारी क्या पूरी दुनिया को बताना चाहते हैं? तो शायद नहीं बताना चाहते हैं, तो हम पब्लिक नहीं करेंगे। प्रोटेक्टेड मतलब सिर्फ आप ही देख सकते हैं, और प्राइवेट मतलब आपके साथ साथ हम और एनसीएनएफ मतलब जो आपकी और बाकी संस्थाएं हैं कोalition की, वो भी देख सकेंगे। तो हम प्राइवेट चूज करेंगे, हमेशा हम प्राइवेट चूज करेंगे। और उसके बाद हम सेलेक्ट करेंगे एनसीएनएफ, ओनली मी नहीं। आपको 2 ऑप्शन आते हैं, सिर्फ मैं या एनसीएनएफ। तो आपको हमेशा एनसीएनएफ सेलेक्ट करना है, नहीं तो उसको मैं नहीं देख पाऊंगा। आपने जो नाम डाला होगा हाउस होल्ड का, घर का, वो शायद कृषक का ही डाला होगा। पर अगर आप नया बना रहे हैं तो मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ, जो लोग बेसलाइन में नहीं आए थे उनके लिए भी, कि नाम आप अगर किसान का नाम डालेंगे और साथ में उसके गांव का नाम डाल देंगे तो आसान रहेगा। जैसे अगर कोई हरी नाम का किसान है और चौकी गांव का है, तो हरी चौकी ऐसा मैंने नाम डाल दिया। अगर आपको डिस्क्रिप्शन में कोई और इन्फॉर्मेशन डालनी है कि जैसे ये एनसीएनएफ का सर्वे है, तो वो डाल दिए। अब उसके बाद ये आपसे पूछता है लोकेशन। लोकेशन में आपको चूज करना है, अगर आप वहां पे खड़े हैं किसान के घर पे, उम्मीद है कि आप किसान के घर पे ही जाके सर्वे कर रहे हैं, तो अगर आप किसान के घर पे खड़े हैं तो आपको करंट लोकेशन में क्लिक करना है। करंट लोकेशन में क्लिक करते ही वो आपको बोलता है कि 7 सेकंड रुकिए, 10 सेकंड रुकिए। और ये जो ऊपर दिखा रहा है ये जीपीएस सिग्नल। आप में से बहुत लोग को जीपीएस में परेशानी हुई, क्योंकि कई बार शायद आपने अपने एम वाटर को जीपीएस का राइट्स नहीं दिया था, एम वाटर आपका जीपीएस कैच नहीं कर पा रहा था, या आप जो ऊपर से खींचते हैं और जो लोकेशन की सेटिंग रहती है, ये शायद लोकेशन चालू नहीं है। ये जो लोकेशन दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये शायद लोकेशन चालू ना हो, इस वजह से कई बार जीपीएस नहीं पकड़ पाता। या कई बार बस वाईफाई और इंटरनेट नहीं है और जीपीएस अपने आप ही ज्यादा अच्छे से नहीं पकड़ पाता। जैसे मैं अभी रूम के काफी अंदर बैठा हूँ तो अभी भी वो वीक सिग्नल दिखा रहा है, जबकि मैं रिलेटिवली छोटे शहर में रहता हूँ, पर शहर टाइप का एरिया, यहाँ पे जीपीएस अच्छा आ जाना चाहिए। तो अगर आपको वीक जीपीएस आ रहा है या जीपीएस नहीं पकड़ पा रहा है, तो आप, अगर आप घर के अंदर हैं किसान के, तो बाहर आ जाइए गली में, वहां पे शायद जीपीएस पकड़ ले। और अगर उसके बाद भी नहीं पकड़ता है तो आप उसको यूज एनीवे में तो भी यूज करे, भले कमजोर है पर तो भी यूज कर ले, क्योंकि हमको जीपीएस से उतना ज्यादा मतलब नहीं है जितना साइट आईडी से मतलब है। तो जैसे मैंने यूज एनीवे में क्लिक किया तो उसने पकड़ लिया कि लैटिट्यूड ये है, लॉन्गिट्यूड ये है, वगैरह वगैरह। आपको ये सब ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। फोटो आपने खींची तो खींची, और उसके बाद क्रिएट। ये जो आप नंबर देख रहे हैं, ये जो यूनिक आईडी नंबर है 369048, हमको इस नंबर से मतलब, जैसे ये नंबर हो गया मतलब आपका जो हरी नाम का किसान है उसका यूनिक नंबर ये नंबर है। आपको बार बार अगर हरी की जानकारी डालनी है तो आपको मेन सर्वे में बस ये नंबर डालना है। इस नंबर से हम पहचान जाएंगे कि आप किस किसान की बात कर रहे हैं। तो जैसे कि अभी यहाँ पे ये हो गया। इसके बाद एक सेक्शन और रहेगा प्लॉट की जानकारी वाला, या उसको मैं पहले डाल दूंगा, और उसके बाद आपको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आप अपने होम पेज में वापस जाएंगे, और होम पेज में जाने के बाद आप साइट्स में क्लिक करेंगे। ये जो यहाँ पे लिखा है सर्विस के बाजू में साइट,
वाटर के ऊपर, ये साइट में क्लिक करेंगे। साइट में क्लिक करते ही वो आपको एक मैप दिखाता है और आपको सर्च का ऑप्शन देता है। ये करने के 2-3 तरीके हैं, पर मैं आपको पहले की वाला दिखा रहा हूँ, फिर दूसरा तरीका भी दिखा दूँ। वो सर्च का ऑप्शन दिखाता है, यहाँ आप अगर आपके पास नंबर हैं, अगर आपने 10 किसान है और 10 किसानों का नंबर ऐसा हाथ में लेके गए हैं, तो आप नंबर डाल सकते हैं, नंबर से ज्यादा जल्दी मिल जाएगा। पर अगर नंबर नहीं, तो जिस नाम से आपने बनाया था, मैंने बनाया था हरी चौकी के नाम से, आपको ऊपर में दिख रहा है, साइट्स में आ गया हरी चौकी और NCNL, तो मेरे को पता है कि मेरा वाला साइट है जो मैंने बनाया। आपको इस साइट को सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप ये साइट सेलेक्ट करेंगे, तो उसके बाद वो आपको बताएगा कि आपने इस साइट को कौन सी सर्वे में बनाया था। तो नीचे आपको दिख रहा है कि मैंने इसको फार्म डायरी मौसम की शुरुआत वाले सर्वे में बनाया था। अब आपको यहाँ पे अपना सर्वे स्टार्ट करना है। ये जो बीच में लिखा है स्टार्ट ए सर्वे, इस सर्वे में स्टार्ट ए सर्वे में क्लिक करना है। और यहाँ पे जो दूसरा वाला फॉर्म है, फार्म डायरी हर 15 दिन में, उसको आपको सेलेक्ट करना है। उम्मीद है आप सबको समझ आया। कहने का मतलब है कि आपने पहले एक साइट आईडी बनाई। साइट आईडी मतलब एक यूनिक आईडी, ये जो नंबर है 369048482995, ये हरी चौकी का नंबर है। हरी नाम का किसान जो चौकी में रहता है, इस नंबर के मुताबिक हम बार बार इस किसान का सर्वे कर सकते हैं। तो आपने एक बार जो मौसम की शुरुआत में सर्वे कर लिया, उसके बाद आपको दोबारा वो खोलने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आप जितने बार भी सर्वे करने जाएंगे, आपको सर्वे की जगह साइट में क्लिक करना है। और साइट में क्लिक करने के बाद आपको सर्च करना है जिस नाम से आपने साइट बनाया था। मैंने बनाया था हरी चौकी के नाम से, हरी चौकी का नाम आ गया, हरी चौकी को मैंने सेलेक्ट किया। उसके बाद मैंने स्टार्ट सर्वे, सर्वेक्षण चालू करें में क्लिक किया। और उसके बाद ये जो हर 15 दिन वाला सर्वे है, इसमें क्लिक किया। आप सबको समझ आया? हेलो जी सुरेश। हाँ सर आ गया। हाँ सर समझ आ गया। बाकी कोई कठिनाई लग रही है इसमें? एक छोटा सा सर्वे जैसा बेसलाइन में हुआ था, उससे आपको साइट आईडी बनाना है। अगर आपने बेसलाइन किया हुआ है तो मैं उम्मीद नहीं कर रहा हूं कि आप दोबारा साइट आईडी बनाएं। आपके साथ जो एक्सेल शीट शेयर की जाएगी, उसमें आप बस इतना बता दें कि इन किसानों के साथ फार्म डायरी करना है। और हाँ गणेश जी, गणेश जी कुछ कह रहे हैं? इन किसानों के साथ फार्म डायरी हमने करने का सोचा है इस साल में। और उन किसानों के आगे आपको बस इतना मेंशन करना है कि क्या बेसलाइन किया गया था। अगर आप हाँ कहेंगे तो मैं उस किसान को ढूंढूंगा और जो साइट आईडी नंबर है वो मैं वहीं पे लिख दूंगा। हाँ जी सर आप अभी बता रहे हैं कि इन किसानों के साथ, जैसे मैंने 20 किसानों का सर्वे किया पूरा, हाँ हाँ, तो इन किसानों को मतलब पूरे 20 के साथ में हमें फॉर्म डायरी करना है या कुछ चुन के करना है? कुछ के साथ करना। बाबूलाल जी, आपकी जो संस्था है, आपकी संस्था ने टोटल में कुछ किसान चूज किए हैं, मतलब कुछ नंबर चूज किया है कि हम 15 ठीक है। किसानों के साथ करेंगे एज अ संस्था। तो हो सकता है बाबूलाल जी सिर्फ 15 लोग के, बाबूलाल से जी सिर्फ 5 लोग के साथ करें, और आपकी ठीक है। संस्था का कोई और सीआरपी 5 लोग के साथ करे, और कोई और 5 लोग के साथ करे, अलग अलग लोकेशन में। ठीक है। तो आप जो शीट शेयर की जाएगी, आप अपने टीम लीडर को बस इतना बता दीजिएगा कि इन किसानों के साथ जिनका हम नाम दे रहे हैं, उनके साथ आपने बेसलाइन किया है या नहीं किया है। अगर आपने बेसलाइन किया है तो वो जो नंबर है, जो साइट आईडी का यूनिक नंबर है, वो मैं वहीं लिख दूंगा। आपको दोबारा साइट आईडी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको जो पहला फॉर्म अभी मैंने भरा वो भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप फिर डायरेक्ट साइट में जाके उसका नाम सर्च करके ये बेसलाइन, ये वाला सर्वे चालू कर सकते हैं। जी सर। आप सबको समझ आया? जी
जी जी सर। जी, तो मैं आपके टीम लीडर्स के साथ अविशा एक शीट शेयर करेगी जिसमें जितना भी नंबर आपकी संस्था ने दिया है 10, 5, 15, 20, उतने किसानों का नाम लिखेंगे आपके टीम लीडर, लोकेशन लिखेंगे कौन से गांव के हैं, और कौन से सीआरपी सर्वे करेंगे, फार्म डायरी करेंगे इनके साथ, और साथ ही साथ इनका बेसलाइन हुआ था क्या। ये 4 जानकारी जब आप हमें दे देंगे तो उसके हिसाब से शायद आपको पहला फॉर्म भरने की जरूरत ना पड़े। जिन किसानों के साथ बेसलाइन हो गया है उनका पहला फॉर्म भरने की दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्ट साइट्स में जाकर उनका नाम सर्च कर सकते हैं जो आपने बेसलाइन में किया था, बेसलाइन में जो भी आपने नाम लिखा था, या अगर आपको नंबर दे देते हैं आपके टीम लीडर्स तो वो नंबर से सर्च कर सकते हैं सीधा। आप सबको समझ आया? जी सर। जी सर। ओके, तो अब हम सर्वेस में वापस आ रहे हैं। ठीक है, मैंने साइट आईडी सेलेक्ट की, मैंने हरी चौकी सर्च किया, मैंने हरी चौकी के साथ एक सर्वे चालू कर दिया। और सर्वे कौन सा? ये फार्म डायरी 15 दिन वाला। ये इंस्ट्रक्शन अभी सिर्फ खाली है, मतलब इसमें भराया जाएगा, अभी इस पे ध्यान मत दीजिए। इसमें इंस्ट्रक्शंस लिखे रहेंगे कि आपको क्या बताना है किसानों को, और किसानों को ये बताना जरूरी है कि हम हर 15 दिन में ये जानकारी क्यों ले रहे हैं, उद्देश्य क्या है, क्या ये जानकारी उनको उपलब्ध होगी तो बिल्कुल होगी, और उनसे कंसेंट लेना जरूरी है कि क्या वो ये जानकारी देना चाहते हैं। अगर वो नहीं कहते हैं तो हम ये जानकारी उनसे नहीं ले सकते। तो ये आप हमारा फार्म डायरी का फॉर्म है। अब हम इस फॉर्म में आगे से जाएंगे। तो मैंने नेक्स्ट किया, इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद नेक्स्ट किया। इसमें पहला सेक्शन है घर की यूनिक पहचान। तो यूनिक पहचान वो नंबर है। अब आप देखेंगे क्योंकि मैंने हरी चौकी पहले ही होम में जाके हरी चौकी सर्च कर लिया था, तो ये जगह पहले से। हेलो हेमराज जी, आप कुछ कह रहे हैं? नहीं सॉरी सर, कोई नहीं। जी जी नहीं, कोई बात नहीं, सॉरी क्यों बोल रहे हैं। तो ये जो साइट आईडी है ये पहले से भरी हुई है। क्यों? क्योंकि मैंने साइट में जाके हरी चौकी को सर्च करके उसको सेलेक्ट करके ये सर्वे स्टार्ट। हेलो हाँ सृजेश, आपकी आवाज बीच में कट गई थी। हाँ सॉरी, वो एक्चुअली मेरा इंटरनेट चला गया, मतलब लाइट चली गई मेरे यहाँ की। ओके। तो आपको अगर आवाज कटेगी तो आप प्लीज बता दीजिएगा, क्योंकि अभी मैं फोन के उससे चला। तो जैसा कि मैं कह रहा था, जो हरी चौकी का नाम यहाँ पहले से भरा है वो इसलिए भरा है क्योंकि मैं होम में जाकर, साइट्स में जाकर हरी चौकी ढूंढ कर उसको सेलेक्ट करके मैंने ये सर्वे चालू किया। अगर मैं यहाँ पे मैंने, क्योंकि यहाँ से इस तरीके से मैंने सर्वे चालू किया, इसलिए इस सर्वे के पेज में ये नाम भरा हुआ है। आप सबको मेरी आवाज आ रही है ना? जी आ तो रही है पर थोड़ी सी शायद जी बीच में सर। कट गई थी। अच्छा, अरे यार लाइट्स नहीं। ठीक है, तो जैसा कि मैं कह रहा था, हरी चौकी का नाम यहाँ पे इसलिए आया है क्योंकि हमने इस तरीके से भरा।
अगर मान लेते हैं आप साइट में जाकर नहीं करते, आप जैसा हमने बेसलाइन किया था सर्वे में जाते, सर्वेक्षण चालू करें में क्लिक करते, और उसके बाद ये फार्म डायरी हर 15 दिन में सेलेक्ट करते। तो यहाँ पे जब आप देखते नेक्स्ट में जाके इंस्ट्रक्शन पेज के बाद, तो आपको कोई नाम या कोई आईडी भरी हुई नहीं दिखती। अब ये दूसरा तरीका है करने का। अगर आपको आपकी आईडी पता है या नाम पता है, तो आप जैसे अभी हमने चालू किया, हम साइट में ना जाकर हमने डायरेक्ट सर्वेक्षण में गए, एक सर्वेक्षण चालू किया, और उस सर्वेक्षण में हमारे पास ये खाली पेज आ गया। तो इस खाली पेज में हम पहले ये एम वाटर साइट आईडी जो ऊपर लिखा है, यहाँ पे हमने सेलेक्ट में क्लिक, थोड़ा स्लो है, माफ। सर नेटवर्क वीक है, आवाज नहीं आ रहा, कट रहा। सर आवाज नहीं आ रही है। राजेश, क्या मैं ट्राई करूं? हेलो, हाँ राजेश, आवाज नहीं आ रही है ना? बहुत ज्यादा सर वीक आ रही है, वीक कट कट के आ रही है। हाँ, मैं समझ गया, रुकिए। आप सबको अब आवाज आ रही है क्या? मैं अपने फोन से ही जुड़ गया, मैंने लैपटॉप बंद कर दिया। जी जी सर, आपका आवाज आ रही है। अब ठीक है आवाज? हाँ सर, हाँ सर ठीक है। हाँ, तो जैसा कि मैं कह रहा था, एक बार फिर से मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। जैसा हम एम वाटर सर्वेयर में थे, आप सबको स्क्रीन दिख रहा है मेरा? हाँ सर। हाँ, तो हम अगर जैसे हम नॉर्मल चालू करते हैं सर्वे, जैसा आपने बेसलाइन सर्वे किया था कि सर्वेक्षण में जाकर नया सर्वेक्षण चालू कर ये फार्म डायरी हर 15 दिन में जो लिखा है इसको सेलेक्ट कर लेते, तो आपको इंस्ट्रक्शन वाले पेज के बाद ये साइट आईडी वाली जगह खाली दिखेगी। अब ये साइट आईडी यहाँ पे भरना जरूरी है। तो एक तरीका वो था जो मैंने अभी आपको दिखाया कि आप साइट में जाकर नाम सर्च करके फिर सर्वेक्षण चालू करें। दूसरा तरीका ये है कि आप जैसे नॉर्मल जैसे आपने बेसलाइन का सर्वेक्षण किया था, वैसे सर्वेक्षण में गए, आपको ये खाली जगह मिली और आपने इस खाली जगह में सेलेक्ट में क्लिक किया, और उसके बाद ऐड करने के बजाय आपको यहाँ ऑप्शन दिख रहा है ऐड का, जो अपन हर बार करते हैं। ऐड करने के बजाय हमने सर्च में क्लिक किया और सर्च में हमने हरी चौकी लिखा, और यहाँ पे इस हरी चौकी को सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे आपको नीचे दिख रहा है हरी चौकी सेलेक्ट करके लिखा है बाजू में, हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। तो सेलेक्ट करते ही वो साइट आईडी अपने आप भर गई। तो एक तरीका वो है जो अभी मैंने आपको दिखाया, आप साइट्स में गए, आपने अपने किसान को ढूंढा और उसके बाद आपने सर्वेक्षण चालू किया। दूसरा तरीका है आपने सर्वेक्षण चालू किया और उसके बाद अपने किसान को ढूंढा। आप लोग को समझ आया ये? जी सर। हाँ, हेलो, हाँ 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 सर एक बार और बताइए सर। हाँ, ठीक। तो मैंने दो तरीके बताए। पहला तरीका, पहला हमने क्या किया, हमने पहले साइट आईडी बना ली। जिन किसानों का बेसलाइन हो चुका है वो किसानों की साइट आईडी बनाने की जरूरत नहीं है, वो साइट आईडी हमारे पास है। और जब आप किसानों का नाम बताएंगे जिनके साथ आप फार्म डायरी करने वाले हैं, तो उनका साइट आईडी हम आपको बता देंगे अगर उनके साथ बेसलाइन हुआ था। तो
अगर ऐसे किसान हैं जिनका बेसलाइन नहीं हुआ था और आप उन नए किसानों का साइट आईडी बनाने वाले हैं, तो आपको पहले स्टार्ट नया सर्वे बनाना है। अपन जैसे हर बार करते हैं, सर्वे में गए, नया सर्वेक्षण क्लिक किया, ये जो फार्म डायरी मौसम की शुरुआत में लिखा है इसको खोला, पूरी डिटेल्स डाली, सारी डिटेल्स डाल दी, विकास खंड का नाम, ग्राम पंचायत का नाम, गांव का नाम, ढाणी का नाम, और उसके बाद ये जो साइट आईडी स्थापित करे लिखा है, साइट स्थापित करे, यहाँ पे हमने जैसे पिछली बार बेसलाइन में किया था, और जो लोग बेसलाइन में नहीं आए थे उनके नया है, आपको सेलेक्ट में क्लिक करना है, सेलेक्ट में क्लिक करने के बाद ऐड में क्लिक करना है, ऐड में क्लिक करने के बाद प्राइवेट में एनसीएनएफ को चूज करना है, और उसके बाद नाम लिखना है। जैसा सॉरी टेस्ट टू डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिख दिया, ये एनसीएनएफ का है, एनसीएनएफ टेस्ट, ठीक है। उसके बाद मैंने लोकेशन चूज किया, वो आपको जीपीएस को रुकने बोलता है, वो जीपीएस पकड़ने की कोशिश करता है। जीपीएस पकड़ने के बाद वो आपको बताता है कि आप या तो ऐसे यूज कर सकते हैं, या तो आप और अच्छे जीपीएस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम ऐसे ही चूज करने में क्लिक कर दिया हम, और ये लोकेशन सेट हो गया। लोकेशन सेट हो गया मतलब यहाँ पे बाजू में लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड ये सब लिखा के आ गया, और उसके बाद हमको बस यहाँ पे क्रिएट करना है। तो ये जो नंबर आ जाता है इसके बाद 36904 8, ये वाला जो नंबर है ये हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण नंबर है। ये आपके किसान का आईडी नंबर है एम वाटर के लिए। एम वाटर आपके किसान को आपके नाम से नहीं जानता, उसके नाम से नहीं जानता, वो इस नंबर से जानता है। तो ये नंबर एक बार जब बन जाता है, हमको यहाँ पे सबमिट कर, हमने सबमिट कर दिया और वो साइट बन चुकी। वो नंबर भी हमने कहीं पे नोट कर लिया, या वो जो आप फार्मर की लिस्ट देंगे उसमें हम नोट कर देंगे बाद में, और वो लिस्ट आप सबके साथ शेयर कर देंगे ताकि आपको ढूंढना ना पड़े अगर आपको मिले नहीं आसानी से। तो उसके बाद दो तरीके, या तो आप पहले अपने किसान को ढूंढे और उसके बाद सर्वे चालू करें, या तो आप सर्वे चालू करें उसके बाद किसान को ढूंढ। तो किसान को ढूंढ के सर्वे कैसे चालू करना है, तो सर्वेक्षण की बजाय हम साइट, ये जो लिखा है पहला साइट, इस साइट में क्लिक करेंगे, साइट में क्लिक करेंगे और ऊपर सर्च की बटन पे हम सर्च करेंगे उस नाम से जिस नाम से हमने बनाया है। तो हमने टेस्ट 2 के नाम से बनाया है, देखिए ऊपर में आ गया टेस्ट 2 लिखा हुआ है, एनसीएनएफ टेस्ट। अब हमको पक्का हो गया कि हमारा ही, हमने ये इसमें क्लिक किया। उसके बाद यहाँ पे सर्वेक्षण चालू करे का ऑप्शन आता है, सर्वेक्षण चालू किया, और ये हर 15 दिन में जो सर्वेक्षण करना है उसमें क्लिक करके सर्वेक्षण चालू कर दिया। इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद आपको दिखेगा कि अपने आप नाम आ गया है, अपने आप साइट आईडी भरा गई, क्योंकि हमने पहले जगह ढूंढी और उसके बाद सर्वेक्षण चालू किया। अब इसको करने का दूसरा तरीका ये है, जैसे हम नॉर्मल हमने जैसे बेसलाइन किया था कि हम पहले सर्वेक्षण में गए, हमने सर्वेक्षण चालू किया और हमने चूज किया कि वो जो हर 15 दिन वाला सर्वेक्षण है उसको सेलेक्ट कर लिया। उसको सेलेक्ट करने के बाद जब आप इंस्ट्रक्शन पेज के आगे जाएंगे तो आपको दिखेगा कि साइट आईडी खाली है, मतलब वो बोल रहा है कि मुझे नहीं पता कि आपको किस नाम से ये डेटा भरना है, तो आपको इस साइट आईडी को भरना पड़ेगा। तो कैसे भरना है, हमको ये जो सेलेक्ट लिखा है उस सेलेक्ट में क्लिक करना, और उसके बाद यहाँ पे जो हम जनरली ऐड करते थे बेसलाइन, पर अब हम ऐड नहीं करेंगे, अब हम सर्च करेंगे। हम सर्च करेंगे उस नाम से जिस नाम से हमने उस साइट को स्थापित किया था। हमने लिखा था टेस्ट 2, तो टेस्ट 2 लिखने के बाद अपन को आ जाएगा, देखिए 2 टेस्ट 2 है यहाँ पे, एक किसी एरो गियर का है और एक हमारा एनसीएनएफ टेस्ट का है। तो हम जानते हैं कि हमारा वाला जो था वो था एनसीएनएफ टेस्ट, तो हमने एनसीएनएफ टेस्ट सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद वो आपको दिखाता है नीचे कि भैया ये आपने सेलेक्ट किया है, क्या इसी को सेलेक्ट करना है, वो आपसे दोबारा पूछता है। तो आप बोलते हो कि हाँ इसी को सेलेक्ट करना है, और जो राइट करके सेलेक्ट बना है उसमें आप क्लिक कर देते हो।
और वो साइट आईडी भरा जाता है। अब समझ आया आपको? ये सर्वे का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, बाकी सब आप कर लोगे, मुझे पता है आप लोग ने बेस लाइन बहुत बढ़िया तरीके से किया, बाकी सारी चीजें आप लोग के लिए आसान है। पर अगर ये सही से नहीं होगा तो बाकी डिटेल्स का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, क्योंकि मुझे पता ही नहीं चलेगा कि किसका है ये डेटा। हेलो सर। हाँ जी सर एक मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे अपन ने पहले बेसलाइन सर्वे किया किसानों का, है ना, हाँ जी। तो उसमें नेम ऑफ हाउस होल्ड में अपन ने जैसे नाम डाला नहीं, ब्लैंक छोड़ दिया, तो फिर उनको किस नाम से सर्च करेंगे सर? वैसे नाम तो डाला नहीं। अगर वैसा आपने किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वो फॉर्म, मतलब फॉर्म फिर से वापस बेसलाइन करना पड़ेगा। बेसलाइन नहीं करिए वो शुरू वापस, जो भी अभी मैंने आपको शुरू से पहला करना फॉर्म पड़ेगा दिखाया, ना? नहीं हाँ बेसलाइन सर, नहीं हाँ करने सर। की जरूरत है। जो पहला फॉर्म अभी आपको दिखाया मौसम की शुरुआत वाला, उसको हाँ भर हाँ दीजिए। हाँ। अगर ऐसे किसान हैं जिनकी साइट आईडी स्थापित करते समय बेसलाइन में आपने हाउस होल्ड नेम नहीं डाला था और वो ब्लैंक था, तो आप उन किसानों का वो जो मौसम की शुरुआत, ये वाला जो सर्वे था ना, ये जो सर्वे में गए अपन ने चालू किया, मौसम की शुरुआत में वाला जो सर्वे, ये छोटा फॉर्म, ये मौसम की शुरुआत वाला सर्वे भर देंगे। ओके सर, ओके सर। ठीक है? हेलो। हाँ हाँ सर, मैं ये कह रहा था कि जैसे हमने किसान का सर्वे किया था उसमें आईडी नंबर जो जनरेटर हुआ था वो वाला आईडी नंबर डाल सकते हैं ना अंदर? हाँ हाँ, वही वाला डालना है। हाँ, क्योंकि अपन को पता है तो वो टाइप करके डाल सकते हैं तो वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। बहुत बढ़िया, अगर आपको हाँ। पता है आप टाइप करके डाल सकते हैं तो बहुत बढ़िया। पर अगर मैं नहीं ढूंढ पा रहा हूँ किसी कारणवश कि मेरे को आपकी साइट नहीं मिल रही है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने टीम लीडर्स को वो बता दें कि भैया हाँ ये नाम है और ये उसका साइट आईडी है। हाँ हाँ। तो वो एक्सेल में हमारे पास रहेगा, तो हमको फिर बाद में ढूंढने में आसानी होगी। सर सर्वे वाटर में जो हमारी आईडी पे जितने फॉर्म हमने भरे ना, हाँ हाँ वो तो सारे वही दिखा रहे हैं, तो अपन चेक कर सकते हैं, फिर डिटेल को डाल सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, वो भी बहुत तो अच्छा इसमें तो तरीका है और कोई बहुत दिक्कत अच्छा आएगी option है। नहीं। हाँ हाँ, अगर आपके आपके पास है, वही मैंने कहा कि जिन लोगों का बेसलाइन हो गया है उनका साइट आईडी स्थापित करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। जी ठीक है, उनका साइट आईडी आपको बिल्कुल स्थापित नहीं करना है, अगर क्योंकि उनका सर्वे हो चुका है। ये इतना सा समझ में आ जाए ना कि वहाँ सर्वे आपने किया है, वो आपके पास पड़ा है, ऑप्शन में जाके वहाँ राइट क्लिक करो और वो ऑटोमेटिक वहाँ स्थापित हो जाएगा, हाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है फॉर्म में। हाँ, अगर आपने, वही मैंने कहा कि आप किसानों का जब नाम देंगे फार्म डायरी का, तो आप उसमें आगे लिख दें कि आपने इनके साथ बेसलाइन किया था क्या। और उससे भी बेहतर, अगर आपको पता है साइट आईडी क्या है तो आप साइट आईडी भी लिख दें। अगर आपको नहीं पता है और आप बस मुझे इतना बता दें कि बेसलाइन किया था, तो उनका साइट आईडी मैं डाल दूंगा। ओके सर। सर मैं अभी सर्च कर रहा था तो गनाराम नाम से एक फॉर्म मैंने सेलेक्ट किया था। पहले तो गनाराम नाम डाला तो अलग अलग आ रहे हैं, लेकिन मेरे यहाँ का वो गनाराम नाम ही नहीं आ रहा है। ऐसा होता है कई बार, इसलिए हमने डिस्क्रिप्शन में उसके आगे एनसीएनएफ डाल दिया था ताकि पहचानने में आसान हो। पर आपको थोड़ा वेट करना पड़ सकता है, जैसे कि जब हम सर साइट आईडी उसमें मैंने फॉर्म में जो प्रोटेक्ट वाला ऑप्शन हर जगह किया हुआ है। अच्छा, ओहो हो, इस वजह से सभी फॉर्म में प्रोटेक्टेड नहीं, लगभग प्रोटेक्ट ही किया हुआ है। हाँ प्रोटेक्टेड नहीं करना है हमको, हमेशा प्राइवेट सेलेक्ट करना है। और एनसीएनएफ अगर आप प्रोटेक्टेड सेलेक्ट करते हैं तो उसको एनसीएफ तो मैं नहीं किया हुआ दिखता। है, हाँ लेकिन वो प्रोटेक्ट किया हुआ है, समस्या वो आ रही। तो वो मैं तो देख सकता हूँ ना सर, जैसे मेरे पास नहीं, वो स्क्रीनशॉट लिए हुए है। शायद आप नहीं मुझे नहीं पता, मतलब आप देख पाएंगे कि नहीं, पर अगर आपने प्रोटेक्टेड करके एनसीएनएफ सेलेक्ट किया है तो मैं देख सर पाऊंगा। ठीक है सर, लेकिन मैंने सर जैसे मान लो प्रोटेक्ट किया कोई बात नहीं, लेकिन उसके नीचे जब मतलब जो फोटो खींचते हैं ना हम, हाँ हाँ, तो उसके फोटो के पास में ये आईडी आ जाती है वाटर साइज। हाँ 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 बिल्कुल। और उसके स्क्रीनशॉट लिए हुए हैं। अरे वाह, बहुत बढ़िया। हाँ, आप सबने तो स्क्रीनशॉट्स भी लिए हैं, आप लोग के पास तो एक और ऑप्शन है। तो हाँ, स्क्रीनशॉट में जो नंबर दिख रहे हैं वो नंबर डालेंगे तो वही खुलेगा ना? वो आ जाएगा जी। वो 21.11 वैसा नहीं,
कोई बड़ा सा नंबर होगा बिना दशमलव वाला, 3 6 9 हाँ 4। ऊपर ऊपर होगा, 7 8 अंक होंगे। हाँ हाँ 7 8 अंक होंगे बिल्कुल। हाँ, वो पॉइंट वाला वो नहीं, पॉइंट वाला लैटिट्यूड नहीं, लोटिट्यूड वो नहीं। बिना दशमलव वाला बिल्कुल। जी जी। आप लोग के पास तो बहुत सारे ऑप्शन हो गए यार। आप लोग बेस लाइन, आप लोग ने जितना सर्वे किया है वो आप देख सकते हैं। आप सबके पास स्क्रीनशॉट भी है, अगर नहीं है तो मुझे पता है हाँ कि मेरे पास तो है। और अगर उसके बाद भी आप किसी को नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो उनको मैं ढूंढने की कोशिश कर सकता हूँ। और अगर कोई ऐसे किसान है जिनका बेस लाइन नहीं हुआ था तो मौसम की शुरुआत वाला उनका भर दे। तो सर, अभी मैंने जो मैं देखा। एक फर्स्ट मैंने जो फॉर्म किया था, हाँ फर्स्ट शुरुआत की थी, हाँ हाँ तो उस फॉर्म में ये साइड वाला ऑप्शन भी मेरे को समझ में नहीं आया था, नहीं किया था और फोटो भी नहीं लिया था। हाँ तो हाँ उसका ठीक क्या है। दोबारा कर सकता हूँ? हाँ हाँ बिल्कुल दोबारा, पर आपको बेस लाइन नहीं करना है दोबारा, आपको ये वाला सीधा, करना है। ये हाँ वाला सीधा इसमें स्टार्ट सर्वे में जाना। हाँ मौसम की शुरुआत वाला करना। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। ठीक है अब आपको बेसलाइन ठीक है वाला नहीं दिखेगा, 23 तारीख हो गई है, मैं उसका डिप्लॉयमेंट कैंसिल कर दूंगा, तो आपको सिर्फ ठीक यही है। 2 फॉर्म दिखेंगे, तो आप कंफ्यूज भी जी नहीं सर, होंगे। जी जी सर। सर बेस लाइन में कहीं ये जो फोटो है नहीं, कहीं है जो एक दो फोटो है फॉर्म में रह गई। जी मेरे को समझ नहीं आया, क्या बोला आपने? सर बेस लाइन जो किया था सर, उसमें एक दो फॉर्म में फोटो नहीं सिलेक्ट हो पाई सर जो। हाँ हाँ तो सर उनको वापस करने के लिए जो मौसम की शुरुआत वाला सर्वे कर सकते हैं क्या सर? नहीं, मेरे को आपकी आवाज समझ नहीं आ रही, बहुत दूर से आ रही है। बहुत दूर से आ रही है सर, ये एक हाँ मिनट सर मैं वापस करूँ। सर बेस लाइन वाला जो सर्वे किया था हमने, हाँ जी उसमें सर क्या है, एक दो फोरम में फोटो रह गई सर, उससे फोटो हाँ हाँ सिलेक्ट नहीं हो पाई। हाँ। तो सर उनमें ऐड करने के लिए वापस जो ये मौसम की शुरुआत है, इसमें ऐड कर सकते हैं क्या उसको सर? नहीं नहीं नहीं, फोटो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सर मतलब वो बेसलाइन में इम्पोर्टेंट था, क्योंकि जी हमको उससे समझ आया कि आपने कंसेंट लिया है, क्योंकि जब आप किसी की फोटो खींचते हैं तो आपको बोलना पड़ता है ना कि मैं आपकी फोटो ले रहा हूँ, और सामने जी वाला राजी होता है कि हाँ मेरी फोटो ले लो। तो वो कंसेंट के लिए था, सिर्फ कंसेंट के लिए था वो। पर अगर आपने फोटो नहीं भी ली है और आपने साइट आईडी स्थापित की थी तो भी नंबर आया होगा एक। हाँ सर, नंबर तो आए हैं सर वो। बस वो यूनिक नंबर इम्पोर्टेंट है सर। ओके सर। हाँ। तो मैं टीम लीडर से रिक्वेस्ट करूंगा, मैं दोबारा ये चीज बोल रहा हूँ कि अविशा आप लोग के साथ एक शीट शेयर करेगी जिसमें आपको आपके किसानों का नाम लिखना है जिनके साथ आप फार्म डायरी करेंगे, आपको उनका विलेज गांव का नाम लिखना है, उसके आगे ये बताना है कि कौन से सीआरपी हैं जो उनके किसानों के साथ फार्म डायरी करेंगे, और फिर बताना है कि बेसलाइन किया गया था कि नहीं। उसके बाद जो कॉलम रहेगा वो इस यूनिक आईडी का कॉलम रहेगा, पर वो यूनिक आईडी का कॉलम जैसा कि आप सब तो आप मेरे से ज्यादा जानते हैं, तो आप ढूंढ सकते हैं, और अगर आप नहीं भी ढूंढ पा रहे हैं तो आप मुझे बता दीजिएगा बेसलाइन किया गया था, तो मैं ढूंढ के उसमें डाल दूंगा। वो लिस्ट आप सबके पास रहेगी, तो आपको बार बार वो नंबर ढूंढना नहीं पड़ेगा, आपको पता रहेगा कि क्या नंबर सर्च करना है। जैसा अभी आप में से किसी ने कहा कि किसी का नाम सर्च किया और वो नाम बहुत सारा आ गया, पर वो नंबर जो है वो एक ही रहेगा, वो बहुत सारा नहीं रहेगा, तो आप उस नंबर से सर्च करेंगे तो आसानी से मिल जाएगा आप सबको। जी जी सर। तो अब हम आगे बढ़े फॉर्म में, फॉर्म डायरी के फॉर्म में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर। तो जैसा कि ये वाला हमारा मेन फॉर्म है, फार्म डायरी हर 15 दिन करके जो लिखा है, हर 15 दिन में एक किसान के साथ दोबारा बात करनी है। तो अगर आप किसान चूज किए हैं तो आपको हर दिन एक किसान के साथ बात करनी है, और 15वें दिन वो साइकिल रिपीट हो जाएगा। डिपेंड करता है कि आपकी संस्था ने कितने, या आप एज ए सीआरपी कितने किसानों के साथ फार्म डायरी है, और आपको हर 15 दिन में बस एक बार ये फॉर्म उनके साथ खोलना है। आपके सामने इंस्ट्रक्शन रहेगा, इंस्ट्रक्शन में ये लिखा रहेगा कि आपको किसानों को क्या बताना है और उनसे किस तरह की सहमति लेनी है, और वो सहमति लेने के बाद हम आगे बढ़े। तो जैसा कि हमने अभी तक बात कर ली, चर्चा कर ली कि हमको सबसे पहले क्या करना है, हमको सबसे पहले साइट आईडी भरना है, वो जो यूनिक नंबर है उसको भरना है। अगर वो नंबर नहीं पता है, जैसे मेरे को, तो अभी मैं टेस्ट 2 सर्च करूंगा तो मेरे को तुरंत मिल जाएगा। मैंने टेस्ट 2 सर्च किया, एनसीएनएफ टेस्ट करके आ गया, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ पे मैंने ये जो नीला कलर का सेलेक्ट वाला बटन है उस बटन में क्लिक कर दिया।
तो ये मेरा टेस्ट आईडी बन गया, मतलब ये मेरा आईडी भरा गया, ये 8 अंकों का 10 अंकों का जो नंबर है। उसके बाद मैंने किसान का नाम डाला। हम हर बार किसान का नाम इसलिए लेते हैं ताकि गलती से अगर साइट आईडी कुछ इधर उधर हो जाए तो कम से कम हमारे पास एक वेरिफिकेशन पॉइंट रहे कि हाँ किसान का नाम ये है। तो आप हर 15 दिन में ऑब्वियसली आप किसानों से पूछेंगे नहीं कि आपका नाम क्या है, तो आपको ये हर 15 दिन में भरना पड़ेगा। तो किसान का नाम हमने डाल दिया। हम अभी तक हरी नाम यूज कर रहे थे तो हम हरी नाम यूज करें। किसान का नाम हरी, हमने नेक्स्ट में क्लिक किया। नेक्स्ट में क्लिक करने के बाद आपको वो बोल रहा है कि इस सेक्शन का नाम है पाक्षिक ब्यौरा। पाक्षिक ब्यौरा मतलब पक्ष में एक बार, 15 दिन का एक पक्ष होता है। और उसके बाद नीचे लिखा है प्लॉट वार ब्यौरा, प्लॉट वार इनपुट ब्यौरा। तो ये जो छोटा वाला ऐड लिखा है, आपको इस ऐड में एक बार क्लिक करना है तो ये फॉर्म जो है उस सेक्शन का वो खुल जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं इस प्लॉट का नंबर है प्लॉट 0, मतलब ये पहला प्लॉट है वो, क्योंकि जो सिस्टम है वो 1 से चालू नहीं करता, 0 से चालू करता है। तो ये पहला प्लॉट है। हमने प्लॉट का नाम डाला कि तालाब, तालाब के पास। हमने मुख्य फसल का नाम डाला, मुख्य फसल है सरसों। नहीं, अभी खरीफ में क्या होगा वहां पे, खरीफ में क्या होता है वहां पे मेजर? गेहूं, बाजरा। बाजरा बाजरा बाजरा। अगर उसके साथ कोई और फसल हो तो मूंग, मोठ, ग्वार, तिलहन। चलिए मूंग। सब्जी, किसी तरह की सब्जी अगर प्लॉट में उगाते हो तो कौन सी उगाते हैं खरीफ में? काचरा, मतीरा। मतीरा, मतीरा। एक और सब्जी का एक और कॉलम रहेगा, तो 2 फसल के कॉलम हो जाएंगे और 2 सब्जी के कॉलम हो जाएंगे। उसके बाद आपको गतिविधि वार ब्यौरा देना है। गतिविधि ब्यौरा थोड़ा आसान है, जैसा कि मैं शुरुआत में भी कह रहा था, ये लंबा जरूर दिखेगा पर ये लंबा रहेगा नहीं। तो जैसे पहला है जमीन की तैयारी, तो जमीन की तैयारी शुरुआत में हो जाती है, उसके बाद 6 महीने तक आपको जमीन की तैयारी बार बार नहीं पूछनी उससे। तो मान लेते हैं कि हम पहली बार गए तो हमने देखा कि जमीन की तैयारी, पहला जो इसमें कॉलम है वो है ट्रैक्टर या मशीन, और जो ब्रैकेट में लिखा है वो उस रू का इकाई लिखा है। इकाई माने कितने घंटे, कितने घंटे, बिल्कुल। तो मात्रा अपन को लिखना है, ट्रैक्टर कितना घंटा चला, तो 3 घंटा चला, 3 घंटा चला। और कितना मूल्य प्रति इकाई, 1 घंटे चलने का किराया कितना लगा प्रति इकाई? ठीक है सर, 800 रुपए। तो 700 रुपए, 700 रुपए। ठीक है, अभी तो कुछ भी डाल सकते हैं। अगर ट्रैक्टर नहीं लगा, बैल लगे, तो बैल में हमने बैल को 2 पार्ट में बांटा है। एक तो खुद के बैल जिनका मूल्य नहीं, जिनका किराया नहीं लगा, और एक किराए के बैल। तो खुद के बैल लगे कितने दिन लगे, तो 2 दिन लगे, और किराए के बैल लगे 4 दिन। हो सकता है ये सारा भरना जरूरी नहीं है। जो ट्रैक्टर यूज नहीं कर रहा है उसने बैल यूज किया, जो बैल यूज कर रहा है उसने ट्रैक्टर यूज नहीं किया, ऐसा भी हो सकता है। तो इनमें से कुछ एक ही भरना है, जो हुआ है वही भरना है। तो जमीन की तैयारी में क्या इस्तेमाल हुआ और वो कितना कितना इकाई, मतलब वो ब्रैकेट में दी है सारी इकाई, घंटे, दिन। और उसके बाद उसका मूल्य लिखना है कि बैल का जोड़ा मेरे को मिला 500 रुपए में, 500 रुपए प्रतिदिन में। उसके बाद श्रम की बात, श्रम माने घर का पुरुष श्रम। तो जैसा कि अपन ने लास्ट टाइम बेस लाइन में भी क्लियर किया था, हम इसका इकाई जो है दिवस है। तो पुरुष दिवस या महिला दिवस का मतलब है कि कितने लोग लगे गुणित कितने दिन लगे। तो अगर वो कह रहे हैं कि जमीन की तैयारी करने में मैं और मेरा बेटा काम किया, तो 2 लोग लगे, पुरुष, 2 पुरुष लगे, और वो कितने दिन लगे, वो 2 दिन। तो 2 गुणित 2, 4। क्योंकि वो घर का पुरुष था तो उसको मूल्य नहीं भरना है, वो घर का था। पर अगर वो किराए का पुरुष था कि तो मैंने मजदूर भी लगाए थे और वो 2 दिन आए, तो ये भी 4 दिन। इनको मैंने हर दिन का किराया कितना दिया, हर दिन का मजदूर का किराया कितना होता है राजस्थान में पुरुष मजदूर का?
सर 300 रुपए। 300। बिल्कुल वैसे ही महिला का, तो घर की महिला कितनी लगी दिवस में, कितने लोग लगे। सर हमारे इधर 500 रुपए पुरुष के और 400 रुपए महिला के। अरे वाह, बहुत बहुत अच्छा जगह है जी। तो हाँ, मतलब जो भी है वो मूल्य आपको उस हिसाब से ही लिखना है। तो जैसे जी महिला सर। का अपन बात कर रहे हैं, तो घर की महिलाएं कितनी लगी और कितने दिन लगी। और ठीक। किस संबंध में बात कर रहे हैं हम संबंध में बात कर रहे हैं जमीन की तैयारी में, जमीन की पहले तैयारी में। हाँ, तो जमीन की तैयारी में कितनी महिला लगी, तो एक ही महिला लगी पर 3 दिन लगी, तो वो हो गया तो 1 गुणित 3। 3 महिला। हाँ, 3 महिला। और कितना हम देते हैं, तो जैसा इन्होंने बताया 400 रुपए देते हैं। सर घर की महिला के भी अमाउंट तो भरना सॉरी, पड़ेगा ना, हाँ काम तो सॉरी उसने भी सॉरी, किया घर की महिला में नहीं भरना है, घर की महिला में नहीं भरना है। घर की सर, महिला काम तो का उसने भी किया है ना, दूसरा होता हाँ, तो पर पैसे लेके जाता अमाउंट ना। आप भरेंगे, अमाउंट हम वही भर रहे हैं जो उसकी जेब से खर्च हुआ। हम जी इसको जी अकाउंट करेंगे एनालिसिस के समय कि भैया 3 महीना लगी, मतलब इतना रुपया मिल जाता अगर वो अपने खेत में काम नहीं करती। बिल्कुल बिल्कुल। पर हम उसको अभी नहीं भरेंगे, क्योंकि अभी भरेंगे तो वो डबल काउंटिंग हो जाएगा। जी जी सर। तो फिर हम किराए की महिला, एक महिला भी लगी थी, एक महिला मजदूर लगी थी, 2 से 3 दिन लगी, और उनको हमने दिया 400 रुपए एक महीना के। जी जी सर। अगर हम मान लीजिए हैं, जमीन की तैयारी हो गई है, बुआई बुआई भी हो गई है, तो बस ऐसी बुआई बुआई चल रहा है, तो जब हम काम करेंगे और ये गतिविधि 1 चलेगी और हमको पता है कि हमको गतिविधि 1 में कुछ नहीं डालना है, तो ये आखिरी में जो नॉट एप्लीकेबल का बड़ा सा डब्बा है, हम इसमें क्लिक कर देंगे नॉट एप्लीकेबल। वो पूरा, मतलब ये जो पूरा कॉलम है, जो पहली पूरी गतिविधि थी, ये अभी एप्लीकेबल नहीं। समझ आया आपको? हेलो हेलो। इसमें किस वजह से डालेंगे सर अपन? अगर मान लीजिए, देखिए जैसे हम खेती किसानी को कुछ गतिविधियों में बांट देते हैं, जमीन की तैयारी, बुआई, बुआई के बाद खाद और उर्वरक डालना, फिर बीच में दवाई डालना, निंदाई गुड़ाई करना, तो इन सारी चीजों को हम गतिविधि बोलते हैं। हम हर 15 दिन में जा रहे हैं, जमीन की तैयारी अगर नहीं हुई है पिछले 15 दिन में, तो आप जमीन की तैयारी का ब्यौरा क्यों भरेंगे? तब जी आप सर। तुरंत नीचे आएंगे और उसको नेट नॉट एप्लीकेबल में क्लिक कर देंगे कि इस 15 दिन में जमीन तो तैयार नहीं हुई, इस 15 दिन में बुआई हुई मान लीजिए, तो बुआई में हम पहले पूछ रहे हैं बीज कितना लगा, और बीज क्योंकि हम फसलवार नहीं ले रहे हैं, तो हम टोटल बीज की बात कर रहे हैं। जी। टोटल बीज आपको कितना लगा? तो टोटल बीज आपको लगा मान लीजिए 50 किलो मक्के का, मतलब मूंग और बाजरा दोनों मिला के। टोटल बीज इसमें वही डालना ना जिस प्लाट का अपन ने सर्वे किया है? हाँ जी, हम प्लॉट वार जा रहे हैं, ये जी प्लॉट 0 का चल रहा है। जी जी। प्लॉट 0 का चल रहा है, जिस प्लॉट का नाम है तालाब के पास वाला प्लॉट, जहाँ पे मैंने बाजरा और मूंग लगाया है और सब्जी में मतीरा लगाया है। तो ये तीनों क्रॉप मिला के मान लीजिए बीज मेरे को लगे कितना, 50 किलो, शायद 50 किलो बीज लगते, ज्यादा होता है हाँ, पर 50 किलो बीज लगते। और ये 1 किलो बीज का एवरेज लेना है, क्योंकि अब यहाँ 2-3 क्रॉप्स की बात हुई, हम हर क्रॉप का अलग अलग नहीं ले रहे हैं, या आप अगर चाहेंगे तो हर क्रॉप का अलग अलग ले लेंगे। पर मुझे ऐसा महसूस हुआ जब मैं बेसलाइन का डेटा देख रहा था, तो कि वो जब बहुत सारी फील्ड्स हो जाती हैं तो भरने में थोड़ा सा समय ज्यादा लगता है और जानकारी सही से नहीं मिलती है, तो हम सर खुद चीजों को खुद खुद कैलकुलेट करके डाल सकते हैं सारा भाई, हाँ कितना हाँ कितना हाँ, मात्रा में डाला, क्या रेट थी इसके अलग अलग? नहीं खुद कैलकुलेट क्यों करेंगे, मात्रा तो पता होगी ना किसानों को। किसान मात्रा बताएगा तो। हाँ जैसे उसने मतीरा भी डाला, उसमें बाजरा भी डाला, मूंग भी डाला, हाँ हाँ तीनों तीनों कितनी क्वांटिटी में डाला और तीनों की क्या रेट थी प्रति केजी के हिसाब से? हाँ, तो आपको फिर तीनों मान लीजिए, तीनों मिला के 50 किलो लगा, मूंग बाजरा मतीरा। हम्म। और बाजरा मैंने लिया 40 रुपए किलो के हिसाब से, मूंग मैंने लिया 50 रुपए किलो के हिसाब से, और मतीरा भी 50 लिया। तो 50 50 100 और 140 और उसका औसत जो होता है 140 को 3 भाग में डिवाइड करेंगे, क्योंकि 3 क्रॉप्स यूज किया अपन।
क्योंकि 3 क्रॉप्स यूज किए तो 140 डिवाइड बाय 3 करीब 12 9 4 के आसपास, मतलब 45 रुपए के आसपास कुछ। तो 45 रुपए 1 किलो का लगा। इसमें औसत औसत मूल्य लिखे हम, क्योंकि 3-4 क्रॉप्स थी तो औसत निकाल लिया हमने बीज के मूल्य का। फिर हमने बीजोपचार किया क्या? बीजोपचार अगर हम अपने क्या बोलते हैं इसको, जीवामृत में से अपने बीजामृत, हाँ बीजामृत से अगर किया बीजामृत है से किया हो। तो बीजामृत हमको कितना, यहाँ पे लीटर नहीं लिखा एक्चुअली, पर कितना बीजामृत लगा हमको। पर अगर बीजामृत से नहीं किया है, ट्राइकोडर्मा या ऐसे किसी मार्केट की चीज से किया है, तो वो भी कितने लगी हमको, वो ग्राम के हिसाब से मिलता है। तो मान लीजिए हमको 5 किलो ट्राइकोडर्मा पाउडर लगा और उसका मूल्य आया 1 किलो के हिसाब से कितने का आता? 80 रुपए का, 80 रुपए का। पर अगर हमने घर वाला कुछ यूज किया था, बीजामृत वगैरह यूज किया था, तो बस हम उसकी मात्रा लिखेंगे, उसका मूल्य नहीं लिखेंगे। अगर कोई मूल्य नहीं लगा था तो अगर हम बीजामृत भी कहीं से खरीद कर लाए हैं तो हम उसका भी मूल्य डालें। आप सब समझ रहे हैं? जी सर। अगर जो भी हम बाहर से खरीद कर ला रहे हैं हम उसका मूल्य डाल रहे हैं। जैसा हमने बेस लाइन में भी किया था, बेस लाइन में भी सवाल उठा था, जिन चीजों को हमने बाहर से खरीद के लाया सिर्फ उसका मूल्य डाला। ठीक है, हेलो, ठीक है सर। फिर क्योंकि पूरे बुआई की बात हो रही है तो कई बार लोग मशीन का इस्तेमाल करते हैं, सीड ड्रिल वगैरह का। तो अगर सीड ड्रिल वगैरह लिया तो कितने घंटे चला, किराया क्या लगा। अगर कई बार बाजरा वगैरह या गेहूं वगैरह हम जोत के बैल के साथ डालते हैं जुताई के साथ, तो जो बैल दिन लगे वो कितने लगे उसके लिए। अगर हमने कोई सब्जी वगैरह थी जिसको हमने ट्रांसप्लांट किया है, पौधे लगाए हैं, पौधरोपण किया है सीधा, तो या फिर बुआई हाथ से की या किसी ने छिड़काव विधि से छिड़क दिया था, तो उसमें कितना श्रम लगा। तो उस श्रम श्रम हमेशा 2 पार्ट में डिवाइडेड है, सॉरी 4 पार्ट में डिवाइडेड है, 2x2 के मैट्रिक्स में। पहला है पुरुष कितनी थी, महिला कितनी थी, और पुरुष और महिलाओं में घर के कितने थे और बाहर के कितने थे, कितना किराया दिया हमने लेबर। ये सब इस जानने के फिराक में है कि लेबर में एक्चुअल में पुरुष और महिला के हिसाब से कितना खर्च होता है, और जो अनअकाउंटेड लेबर, मतलब जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि जब हम लेबर करते हैं घर का कुछ तो हम उसको अकाउंट नहीं करते हैं, वो अनअकाउंटेड लेबर कितना होता है और क्या वो प्राकृतिक खेती में बढ़ जाता है, क्या प्राकृतिक खेती में हम ज्यादा श्रम का उपयोग करते हैं। तो इस तरीके से ये हमारी बुआई की गतिविधि। मान लीजिए बुआई भी नहीं हुई 15 दिन में, हम आगे बढ़ चुके हैं, साल के मतलब मौसम के बीच में पहुंच गए हैं, जब उर्वरक और पोषण वगैरह देने की बात चल। तो इसमें पहला है रासायनिक उर्वरक। एक एक दो तीन, आपके पास 3 ऑप्शन। अगर किसी ने एक से ज्यादा रासायनिक उर्वरक डाले होंगे तो आप उन सब की मात्रा और उन सब का मूल्य लिख सकते हैं। तो मात्रा मैंने लिखी, जैसे मान लीजिए रासायनिक उर्वरक पहला वाला मेरे को लगा 400 किलो, और जो दूसरा लगा मैंने वो लगा 200 किलो। ये आया किलो के हिसाब से 80 रुपए किलो के हिसाब से, और ये वाला आया 100 रुपए किलो के हिसाब से। और ये रासायनिक उर्वरक की बात है, तो पहले 3 कॉलम हमारे रासायनिक उर्वरक के, पर हम जैविक की तरफ भी जा रहे हैं, प्राकृतिक की तरफ भी जा रहे हैं। तो जैविक पोषण किस किस तरह का दिया, तो जैविक पोषण में आपके पास आता है जीवामृत, घन जीवामृत, वर्मी कंपोस्ट खाद, नाडेप खाद, भू नाडेप खाद, अपना क्या बोलते हैं FYM। तो ये सारे आपके जैविक पोषण तत्व है। तो जैविक पोषण में पहला, हमको नाम से मतलब नहीं कि आपने क्या डाला क्या नहीं डाला, वो हम अलग से बाद में देते हैं। पर पोषण मतलब पहला चीज क्या डाला, उसकी मात्रा कितनी थी। मान लीजिए हमने घन जीवामृत डाला 500 किलो,
और 500 किलो डाला। और उसको अगर हमने घर पे ही बनाया था तो गोबर, मतलब अगर उसको बनाने में कोई खर्च आया है, यहाँ पे जैसे हमने ऊपर लिखा है सामग्री खरीदने अथवा बनाने, अगर उस घन जीवामृत को बनाने का कोई खर्चा आया है तो उसको हम यहाँ लिखेंगे प्रति मूल्य के हिसाब से, प्रति किलो के हिसाब से। और अगर उसको खरीदा हमने हमने घन जीवामृत भी बाहर से खरीदा तो कितना रुपए लीटर खरीदा या कितना रुपए किलो खरीदा। हेलो, जी सर। यहाँ तक ठीक है? हाँ सर ठीक है। राजेश जी, आपने हाथ ऊंचा किया, कुछ सवाल है क्या? हाँ सर, मैम मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे किसान बुआई से पहले ट्रॉलियों में खाद डालते हैं, 2 ट्रॉली 5 ट्रॉली खेत में, ट्रैक्टर की जो ट्रॉली उसको भर के जो देसी गोबर होता है वो डालते हैं, तो उसको कैसे काउंट करेंगे? उसको यहीं पे लिखेंगे गतिविधि 3। गतिविधियों का कोई सीक्वेंस नहीं है। अगर सर आपने इसमें जैविक लिखेंगे तो सर, परंतु इसमें केजी में है तो वो तो टन में जाता है। तो उसकी केजी जो में कन्वर्ट कर लीजिएगा उसको। केजी केजी हमने लास्ट टाइम भी रखा था। अगर मैं उसको टन कर देता हूँ तो बाकी सारी चीजों को टन बनाना पड़ेगा। तो उसका कैसे अपन, या तो ट्रॉली की क्वांटिटी के हिसाब से लिखते हैं अपन? हाँ, ट्रॉली की जैसे क्वांटिटी, मतलब मान लीजिए कि एक ट्रॉली में कितना 4 या 5 टन कितना आता है एक ट्रॉली में? 5 लोग आते हैं। 10 क्विंटल के आसपास आता है सर। कितने कितने क्विंटल आता है सर? 10 क्विंटल के आसपास। तो मान लीजिए एक ट्रॉली में 10 क्विंटल है, 40 क्विंटल आ रहा है, 10 क्विंटल, जो भी क्विंटल, जितना भी क्विंटल आ रहा है जी जी। वो क्विंटल माने कितना किलो, और उस किलो के हिसाब से लिख देंगे, मतलब कन्वर्ट कर दीजिएगा उसको अगर वो टन और क्विंटल में है तो। ओके। किलो किलो को हम जैसे बेसिक यूनिट बना रहे हैं, सब चीज किलो में ही सर डालिए। जी, हाँ जी। मेरा ये सवाल था, ये जो रासायनिक उर्वरक आपने डाला ना, जैसे 200 केजी अपन ने यूज किया फर्टिलाइजर। हाँ जी। हेलो। और तो मैं ये था कि जैसे 200 केजी डाला तो हाँ यूनिट कॉस्ट क्या थोड़ी लिखेंगे, उसका टोटल वैल्यू, टोटल कितने का फर्टिलाइजर है वो लिखेंगे ना अपन। नहीं नहीं, यूनिट कॉस्ट लिखेंगे। यूनिट कॉस्ट तो जैसे यूरिया आपका 400 रुपीज केजी है, तो उसका केवल वो 400 डिवाइडेड बाय 50, यानी यूनिट कॉस्ट मेरे हिसाब 8 से यहाँ टोटल वैल्यू लिखनी 8 चाहिए। रुपए टोटल वैल्यू लिखने में सर हमको ये जो मात्रा है इसको बोरा बनाना पड़ेगा, फिर बोरे में कितना आता है वो पता नहीं चलेगा। अगर आप आपने मान लीजिए कि हमने 500 किलो यूरिया डाला और आपने यहाँ टोटल कॉस्ट लिख दिया 500 किलो यूरिया का कितना रुपए लगा, हाँ तो आप मतलब ऐसा भी कर सकते हैं, उसको हम बाद में डिवाइड कर लेंगे। वो ज्यादा आसान होगा क्या सबके लिए? हम यहाँ पे प्रति यूनिट डालने के बजाय टोटल कॉस्ट लिख लेंगे, क्या वो ज्यादा आसान हाँ होगा? वही ज्यादा ठीक रहेगा। हाँ, पर आपको ये जो मात्रा है उसको किलो में ही लिखना पड़ेगा, हाँ वो ताकि तो बाद में केजी मैं में प्रति ठीक है। किलो निकाल सकूं। ठीक है ठीक है। ठीक है। हेलो। जी सर ठीक है, टोटल मात्रा लिखेंगे तो टोटल हाँ ठीक है। रेट भी पूरी लिखेंगे, जितनी इतनी मात्रा उसका पूरा ही। जैसे 400 केजी लिखा आपने तो 400 केजी के कितने पैसे बने वो पूरे लिखने के। हाँ, पूरे पूरे लिख दीजिएगा। इसमें मैं जी। ऊपर में यहाँ पे लिख दूंगा कि पूरा मूल्य, प्रति इसमें किलो मूल्य आपने नहीं, सर प्रति यूनिट मूल्य नहीं, पूरा मूल्य। रासायनिक में बस 5 सेकंड में यूरिया डीएपी कर देते तो अच्छा रहता है, कि यूरिया डीएपी ज्यादा यूज करते हैं लोग। वो ऐसा आसान होगा तो ठीक है, मेरे को ऐसा लगा कि क्योंकि आप बोलेंगे तो मैं यूरिया डीएपी कर दूंगा। हाँ मैंने भी पूरा बेसलाइन में देखा कि आप लोग के वहाँ यूरिया डीएपी ही ज्यादा यूज हो रहा है, पर कुछ लोगों ने सुपर फॉस्फेट भी किया है, फिर कुछ लोगों ने अधिकतर है ना एक आध चीज और की थी। सर, 80% 90% लोग है ना, उड़ाई हाँ। के समय डीएपी और फिर छिड़काव के समय यूरिया, यही ज्यादा यूज करते हैं। अच्छा। या हम ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि रासायनिक उर्वरक हमको 3 चीजों में मिलता है ना, एनपी या के, तो मैं नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम ऐसा लिख दूं? नहीं, पर वो भी ठीक नहीं रहेगा, कई बार मिक्स आता है। यूरिया और डीएपी लिख दोगे, और तीसरा आपने उर्वरक डाल रखा ना,
इसमें हाँ अदर होगा वो आ जाएगा सर उसमें। चलिए ठीक है, वो भी कर सकते हैं। यूरिया डीएपी डाल दूं, आप बाकी सब लोग भी बताइए। हेलो हेलो। हाँ सर, बाकी लोगों से पूछ लो एक हम बार। तो वैसे भी यूरिया और डीएपी को प्रमोट नहीं कर रहे हैं ना इसमें, तो ये प्रमोट तो नहीं कर रहे हैं आपके सर, पास हमको एक्चुअली जो सही जो करंट जानकारी है प्रैक्टिस है वो उसको चाहिए। ट्रैक करना है, हाँ हाँ, करंट प्रैक्टिस है उसको ट्रैक करना है। करंट, हाँ बस प्रैक्टिसेस ट्रैक करना है हमको। ये देखना है कि अगर मान लीजिए शुरू में कोई घन जीवामृत के साथ हम्म यूरिया भी डाल रहा था, तो क्या हम्म, सीजन खत्म होते होते उसने या अगले सीजन में यूरिया नहीं डाला, तो इससे हमको ठीक है, पता चलेगा कि अडॉप्ट हुआ एनसीएनएफ, एनसीएनएफ बोल रहा हूँ, एनएफ। राइट राइट। मतलब हम ट्रांजिशन देखना चाह रहे हैं कि ट्रांजिशन कैसे हो रहा है, या कहीं पे कई बार लोग बोल रहे हैं कि हम ट्रांजिशन में रुक जाते हैं। कुछ लोग यूरिया डाल ही रहे हैं, चाहे वो पूरी एनएफ प्रैक्टिसेस अपना ले, वो यूरिया नहीं छोड़ पा रहे। जी जी सर। तो बस अगर उस, अगर अगर वो डाल रहा है और अपन इसमें नहीं डालेंगे तो फिर ये तो मतलब पूरा डाटा सही नहीं आएगा, फिर ये तो हाँ गलत जी, चीज है। हाँ जी, इसलिए कि आपको डालना जरूरी है। जैविक पे काम करने का मतलब ये नहीं कि वो काम कर रहा है वो नहीं डालें अपन। हाँ हाँ हाँ, हमको सब डालना है इसमें। जो एक्चुअल वो और काम कर रहा है वो चीजें सारी डालनी है सर। बिल्कुल, और जो इंस्ट्रक्शन है उसमें साफ साफ लिखा है, मतलब जो आप किसान से बात करें तो आपको बताना भी जरूरी है कि हम पीनलाइज नहीं कर रहे हैं, ना हम किसी तरह का रिवॉर्ड दे रहे हैं जैविक अपनाने के लिए। हम पनिशमेंट भी नहीं दे रहे हैं और हम किसी तरह का रिवॉर्ड भी नहीं दे रहे हैं, तो सही जानकारी ही बताएं। नहीं तो कई बार जी जी। किसान नहीं बताता कि यूरिया डाला था मैंने, क्योंकि उसको लगता है कि ये तो जैविक खेती वाला है, तो इसको सिर्फ जैविक जैविक बता दो सब। नहीं, अपन उनसे चर्चा करें तो यूरिया डीएपी के साथ उसे कंपेयर कर सकते हैं अपन। जैसे हाँ हाँ यूरिया वो नाइट्रोजन के लिए डालता है, तो नाइट्रोजन तो यहाँ अपने हरा वो होती है अपने गाजर घास, उसमें हाँ 40% होती है, इसमें तो 18% ही होती है। हाँ ऐसे तत्व किसान के पास मौजूद है, बस उन्हें बताने की दिशा दिखाने की जरूरत है। हाँ हाँ, वो मतलब वो तो आपके प्रोग्राम का हिस्सा है, पर मैं कह रहा हूँ कि जब आप किसानों के पास जाएं तो उनको क्लियरली बताएं कि जो असलियत में हो रहा है, जो असलियत में कर रहे हैं, वो पूरी जानकारी दे। क्योंकि हम जी। किसी भी तरीके से उनको पीनलाइज नहीं करेंगे कि अगर वो यूरिया यूज कर रहे हैं तो बात करना बंद कर दिया, ऐसा नहीं है। नहीं 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 सर, हाँ, तो ये जानना जरूरी है उनका। अपना काम है हम, सर, वो तो करना ही है। हाँ, तो ठीक है, यहाँ पे मैं उसको पूर्ण मूल्य कर दूंगा, प्रति इकाई मूल्य नहीं है रसायनों और दवाइयों में। और लेकिन आपको उसको यूनिट में ही लिखना पड़ेगा, जो भी स्टैंड। सर पर ऐसा रहेगा कि आपने रासायनिक पर सेकंड कर रखा आपने, हाँ तो फिर रासायनिक ही डाल रहा है तो वो फर्स्ट ऑप्शन में आ जाएगा उर्वरक में, नीचे फिर क्यों डालने की क्या जरूरत है। अगर बिल्कुल, आपने डीएपी यूरिया लिख रखा तो फर्स्ट सेकंड में हम डाल सकते हैं उसको। हाँ 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 बिल्कुल। अगर आपने ये किसी का नाम नहीं लिख रखा, डायरेक्ट रासायनिक लिख रखा, तो वो फर्स्ट उर्वरक फर्स्ट की ग्राम में सारी वो चीजें डल जाएगी, मतलब उसकी मात्रा और उसकी क्वांटिटी और हाँ, पैसे। एक 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 रसायन एक जगह पे, एक एक प्रोडक्ट एक जगह पे बेसिकली। तो जी मैंने यहाँ पे यूरिया डीएपी नहीं लिखा है, पर अगर किसान सिर्फ यूरिया डीएपी इस्तेमाल कर रहा है तो पहले रासायनिक उर्वरक एक में यूरिया, रासायनिक उर्वरक दो में डीएपी, मैं जी उसको जी यूरिया डीएपी कर दूंगा। और जो तीसरा लिखा है रासायनिक उर्वरक तीन, उसको अन्य लिख दूंगा। अगर कुछ और यूज कर रहा है वो यूरिया डीएपी के अलावा, तो उसकी भी वैल्यू लिख दीजिएगा। जी जी जी। वही मैं कह रहा हूँ कि ये जो फॉर्म है ये ओपन एंडेड, मतलब ओपन एंडेड तो नहीं कहना चाहिए, बट ये ओपन फॉर्म। कहने का मतलब है कि सारी फील्ड भरना जरूरी नहीं है। हो सकता है किसान सिर्फ दो ही उर्वरक डाल रहा है, रसायन वाले, जैविक का कोई उर्वरक नहीं डाला है, तो हम डायरेक्ट आगे बढ़ जाएंगे। हम बस किसानों के पास जा रहे हैं हर 15 दिन में, और उनसे पूछ रहे हैं कि आपने पिछले 15 दिन में अपने खेत में क्या क्या किया, और हम वो भर रहे हैं गतिविधियों के हिसाब से। और सर जो जो 90 गतिविधियां इंपॉर्टेंट अपने हुई हैं या 15 दिन में नहीं राजस्थान में हुई। हमारे अजमेर डिस्ट्रिक्ट में है ना, हाँ जी, 95 किसान ऐसे हैं कि डीएपी के बगैर कोई भी बीज नहीं उड़ते हैं। हाँ ठीक है, तो आप वहां मेंशन कर देंगे कि हमने डीएपी डाला है भाई। जी जहां पे भी
जी जो भी गतिविधि इंपॉर्टेंट है जो पिछली 15 दिन में हुई हैं, आप उनका ब्यौरा लिखेंगे नंबर्स के फॉर्म में। पूरा भरना जरूरी नहीं है, जितना हुआ है उतना भरना है। और जो गतिविधियां नहीं थी उन सारे कॉलम्स के नीचे, सारे टेबल के नीचे एक नॉट एप्लीकेबल का ऑप्शन। तो मान लीजिए बुआई नहीं हुई पिछले 15 दिन में तो नॉट एप्लीकेबल। किसी तरह का रसायन नहीं डाला 15 दिन में तो नॉट एप्लीकेबल। हर बार भरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पिछले 15 दिन की। जैसे हम अभी बेसलाइन कर रहे थे तो पिछले साल की पूछ रहे थे, पिछले सीजन की पूछ रहे थे। अब हम सिर्फ पिछले 15 दिन की पूछ रहे हैं और हर 15 दिन में पूछ रहे हैं। हेलो। जी सर जी। जी तो जैसा कि यहाँ पे हम एक एक गतिविधि देख चुके हैं। तो पहला गतिविधि था हमारा जमीन की तैयारी, दूसरा थी बुआई, तीसरा है रासायनिक उर्वरक या जैविक पोषण तत्व, और अगर उस उर्वरक को मिलाने के लिए, डालने के लिए किसी तरह का लेबर या मशीन लगा दो, तो मशीन कितने घंटे लगा और लेबर कितने समय लगा। उसके बाद गतिविधि 4 है कीट व रोग प्रबंधन। अब मान लीजिए हम और आगे चले गए हैं सीजन के एकदम मिड में, जब रसायन रसायन सब डल गए हैं। अब वो फर्टिलाइजेशन वगैरह नहीं हो रहा, कोई जैविक खाद वगैरह नहीं डल रहा। कुछ लोग हो सकते हैं, जैसे कुछ प्राकृतिक किसान हैं जो हर 4 दिन में जीवामृत का एक स्प्रे मारते हैं। तो वो आपको हर बार रसायन में डालना पड़ेगा, मतलब वो जैविक पोषण वाले कॉलम में डालना पड़ेगा। पर अगर कुछ नहीं हुआ पिछले 15 दिन में तो हमने नॉट एप्लीकेबल कर दिया। और अब हम कीट और रोग प्रबंधन में आ गए। तो कीट और रोग प्रबंधन में वैसे ही थोड़ा सा ओपन एंडेड है कि मेरे को नहीं जानना कि जैविक दवाई कौन सी थी, पर मेरे को ये जानना है क्या वो जैविक दवाई ही थी। तो जैविक दवाई 1, जैविक दवाई 2, इसमें सब आ सकता है आपका। आ, मिर्ची मिर्ची और अदरक की चटनी, मठास्त्र, ब्रह्मास्त्र, अग्नियास्त्र, दशपर्णी अर्क, सब कोई उसमें से उसने क्या इस्तेमाल किया। क्या में मतलब मेरे को नाम नहीं चाहिए, सिर्फ मात्रा। हमको सिर्फ मात्रा चाहिए कि आपने जैविक खाद डाला तो, सॉरी जैविक दवाई डाली तो कितनी दवाई डाली। एक सेकंड रुकिएगा ना। मम्मी हेलो हेलो। जी सर। हाँ जी। तो जैसा मैं कह रहा था, जैविक दवाई में उन्होंने कौन सी दवाई डाली कीट और रोग के प्रबंधन के लिए। और फिर है रासायनिक दवाई की, उन्होंने कौन सी रासायनिक दवाई डाली, अगर कोई सी डाली तो किस मात्रा में डाली, क्योंकि दवाइयाँ जनरली मिलीलीटर और लीटर की मात्रा में डलती हैं, हम उनको वैसे ही लिखेंगे। और मूल्य क्या आया, प्रति इकाई मूल्य। फिर से तो प्रति इकाई की जगह मैं समझूंगा कि इसमें भी ज्यादा आसान होगा कि अगर हम इसका पूर्ण मूल्य लिखते, कि अगर किसी ने बाहर से कोई दवाई खरीदी, कोई स्प्रे खरीदा 4 मिलीलीटर, 5 मिलीलीटर, सॉरी 4 बोल रहा हूँ, 500 ml का कोई स्प्रे खरीदा, तो उसका पूरा मूल्य कितना आया, वो ज्यादा आसान होगा, है ना। इसको भी वैसे ही कर दे जैसे रसायन वालों को किया था, पूरा मूल्य लिखते हैं इसमें भी। जी जी। हाँ तो जैविक दवाई 1, जैविक दवाई 2, रासायनिक दवाई 1, रासायनिक दवाई 2। और अगर कोई और सामग्री का इस्तेमाल करता है किसान रोग और कीट प्रबंधन के लिए, जैसे कि फेरोमोन ट्रैप लगाया, लाइट ट्रैप लगाया, स्टिकी ट्रैप लगाया, तो ये सारे जो दूसरे कंट्रोल मेथड्स हैं जो हम प्राकृतिक खेती में प्रमोट करते हैं कई बार, उनकी जानकारी। और उसके बाद फिर से कि मशीन अगर कोई सी लगी डालने के लिए, अगर कोई किराया दिया हमने उसका, तो श्रम कितना लगा, पुरुष श्रम, महिला श्रम, घर का श्रम, किराए का श्रम। और ये हमारा गतिविधि 4 था, कीट व रोग प्रबंधन। ये वाला ठीक है। हेलो। जी जी सर।
आप सबको समझ आ रहा है ना? मेरी आवाज भी आ रही है ना? जी आ रही है आवाज। हाँ जी। और जैसा कि मैं कहा कि हर हर गतिविधि के नीचे अगर वो गतिविधि नहीं हुई है पिछले 15 दिन में, तो हमको ये नॉट एप्लीकेबल के डब्बे में क्लिक करना। फिर वैसे ही गतिविधि 5, उसमें भी पहला है अगर किसी रसायन का इस्तेमाल करता है खरपतवार मारने के लिए, चारा मारने के लिए, तो वो दवाई का मात्रा और दवाई का मूल्य, साथ ही साथ इसमें मल्चिंग की भी जानकारी है। तो कई बार हम प्राकृतिक खेती में मल्चिंग प्रमोट करते हैं और मल्चिंग मटेरियल नहीं रहता, तो कई बार किसान उसको बाहर से खरीदता है, जैसे कि पैरा, भूसा, मूंगफली का छिलका या कोई और सूखा छिलका, जिससे भी मृदा को ढकने के लिए अगर उसने कोई सामान खरीदा है बाहर से, या नहीं भी खरीदा है, अगर मृदा को ढकने के लिए कुछ इस्तेमाल किया है तो कितना इस्तेमाल किया है, मात्रा। अगर वो पैरा, भूसा, सूखा छिलका है तो वो क्विंटल में भी हो सकता है, वहां मैं क्विंटल लिख दूंगा। और उसका मूल्य, अगर खरीदा गया तो मूल्य, अगर नहीं खरीदा गया, घर का बचा हुआ पिछला कुछ इस्तेमाल किया गया, तो उसका मूल्य लिखने की जरूरत नहीं। हेलो हेलो। जी सर जी। जी आवाज आ रही है आपकी। जी। तो खरपतवार अगर नहीं डाला गया किसी तरह का और निंदाई गुड़ाई की गई तो श्रम कितना लगा, और अगर खरपतवार भी डाला गया तो उसके लिए भी श्रम कितना लगा। तो बेसिकली वीड्स हटाने के लिए, चारे हटाने के लिए, घास फूस हटाने के लिए हमने क्या क्या एक्टिविटी की और उसके खर्च का ब्यौरा। और फिर उसके बाद सेकंड लास्ट है कटाई और तुड़ाई का खर्च। तो ये सबसे आखिरी में होगा सीजन में। अगर सब्जियों की बात कर रहे हैं तो बीच में भी होगा। तो कटाई तुड़ाई में अगर कोई मशीन लगी, जैसे हमारे यहाँ थ्रेशर वगैरह लगता है जब गेहूं और पैडी लगता है, तो श्रम कितना लगा, पुरुष श्रम, महिला श्रम, घर का श्रम, किराए का श्रम। और अगर उसके बाद हमने भंडारण के लिए कहीं पे रखवाया है तो भंडारण का किराया कितना आता है, और उसके बाद बाजार पहुंचने का खर्च कितना आता है। तो बाजार पहुंचने का खर्च, जैसा कि मैंने कहा, अगर सब्जियों की बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे जो तुड़ाई का खर्च है वो शायद महिला श्रम दिवस में आएगा, सब्जियों की बात करते हैं तो। और अगर वो खुद से बेच रहे हैं बाजार में जाकर या किसी और को दे रहे हैं, तो पहुंचने का खर्च कितना होगा। तो यहाँ पे मूल्य लिखने की जरूरत नहीं, अगर आप मूल्य बोल रहा हूँ, मात्रा लिखने की जरूरत नहीं। बाजार पहुंचने का खर्च लिखा है क्योंकि वो, तो हम सीधा मूल्य लिख सकते हैं अगर कोई भी मूल्य लगा हो। तो इसमें सारा मूल्य आता है, ट्रांसपोर्ट करने का, या बेचने का, या किसी और को देने का, ट्रांसपोर्ट करने के लिए, अपनी गाड़ी घोड़े का इस्तेमाल करने का। तो ये बाजार पहुंचने का खर्च। हेलो। हाँ जी। मैं ये कह रहा था कि जैसे अपने घर का जो भी आइटम लगता है ना, चाहे घर के बैल लगे या घर का आदमी लगा, तो उसके आगे से मूल्य हटा दो, उसकी संख्या ही भर ले, वो कितने दिन लगा। जी जी फिर से बोलिए, मैं सुन नहीं ये पाया। सीआरपी भरेंगे ना, तो पहला कॉलम ये करें, अगर जैसे कोई भी काम है घर के पुरुष ने किया, महिला ने किया, तो उसके दिन की संख्या। अगर बाहर से किराए पे लेके किया तो उसकी दिन की संख्या और मूल्य। क्योंकि ये सीआरपी भरेंगे ना तो वो मूल्य भी भर देंगे इसमें, मेरा मानना ये था। तो उसके आप मूल्य हटा दें। कहाँ से मूल्य हटा दूं? ये डब्बा है 2, घर का किया तो उसकी संख्या ही आ जाए, मूल्य का जो ये बॉक्स बना हुआ है ना, 2 पार्ट कर दे इसके, घर का और किराए का। हाँ, घर का और किराए का है सर। ये आप देखें, घर का पुरुष श्रम दिवस, किराए का पुरुष श्रम दिवस, घर का महिला श्रम दिवस और किराए का महिला श्रम दिवस। तो मूल्य हटा दें इसका। पर मूल्य तो देखिए ना सर, एक बॉक्स ही रखे उसमें, पर मूल्य तो चाहिए ना। इनका ये कहना है कि घर का महिला श्रम दिवस में, क्योंकि इसके वैल्यू होगी नहीं,
इसलिए इस बॉक्स को हटा दीजिए। जैसे नहीं घर वो का ऐसा महिला एक श्रम एक दिवस में एक एक डब्बा नहीं हट पाता, ओके मतलब वो पूरा टेबल टाइप का है ना, तो वो टेबल क्रॉस के कर बीच दे से इस वो पे सेल कि गायब नॉट नहीं। एप्लीकेबल, एनए लिख दो। नहीं वो भी वैसा नहीं आएगा। ये ना वो ये सीआरपी भरेंगे फिर दोनों, कहाँ तक समझाएंगे वो। अभी तो मौजूद हैं काफी सारे, आप बताइए, इसमें इतना तो कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। मतलब थोड़ा अगर क्लियर भाषा आएगी तभी ग्राम लेवल के जो वर्कर है ना हाँ हाँ, वो भर पाएंगे, मेरा कहने का मतलब ये। अगर घर का भी भर दिया किसी ने तो मैं फिर उसको नहीं कैलकुलेट करूंगा, छोड़ दूंगा। पर घर का हेलो मतलब भरेगा कैसे कोई, ये सोचना चाहता हूँ मैं। हाँ हाँ बोलिए। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे मान लो घर का सदस्य कोई काम कर रहा है तो उसका मूल्य क्यों नहीं भर रहे अपन? श्रम तो वो सर भी कर रहा है ना। ये बात पहले भी हो गई, वो मूल्य हम बाद में कैलकुलेट करेंगे। हम उस मूल्य को अगर यहाँ पे भरेंगे तो वो जो एक्सेल शीट में आएगा उसमें डबल काउंटिंग हो जाएगा मूल्य का। तो जो घर का मूल्य है, जिसको हम अनअकाउंटेड कॉस्ट बोलते हैं कई बार, जो घर के श्रम का मूल्य होता है, उसको हम बाद में एनालिसिस के समय बिल्कुल सामने लाएंगे। और उसी को प्रदर्शित करने के लिए हमने घर का किराए का अलग किया सब जगह। ठीक है। अगर आप इसमें खाली क्रॉस यहाँ ही मार दे उस बॉक्स में तो वो नहीं भरेगा, कुछ पहचान सर कर वो दे। फॉर्म में नहीं होता ना वैसा, मतलब वैसा डिजाइन एलिमेंट नहीं है, मतलब वो समझना ही पड़ेगा। पर अगर किसी कारणवश या गलती से भी किसी ने भर दिया वहां पे, घर के पुरुष दिवस में या घर की महिला श्रम दिवस में भर दिया, तो मैं उसका काउंट नहीं करूंगा, मैं उसको एनालिसिस के समय मैं उसको जीरो कर देंगे। वो टेबल क्योंकि वैसा बना हुआ है, वो टेबल के रूप में है, इसलिए वो ऐसा है। वो टेबल का स्वरूप में क्योंकि सेल्स रहेंगे ही, इसलिए वो सेल्स दिख रहे हैं। अगर एक एक सेल क्रॉस कर सकते तब तो बहुत ही बढ़िया हो जाता, पर वैसा इसमें पॉसिबल नहीं। हेलो हेलो। हाँ हाँ जी, सुनाई दे रहा है सर। हेलो। आवाज आ रही सर आपकी? हाँ हाँ, ये ठीक है क्या? मैं मतलब मेरे हिसाब से उतनी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, पर अगर हो भी जाती है तो हम उसको नजरअंदाज कर सकते हैं, बस मैं ये कह रहा हूँ। कटाई तुड़ाई का तो 3 महीने बाद में आएगा सर ऑप्शन, वो आप फिर भी बात कर सकते हो फिर भी इस पे तो। हाँ नहीं, मतलब हर जगह पे है ये, हर जगह पे वो डब्बे हैं, जिन डब्बों की वो बात हाँ कर रहे थे अभी। सर, पर वो लोग अभी वो सर कह रहे थे, ये एक बात भी सही है कि एक्चुअल खर्चा लेने के लिए, क्योंकि हर जगह तो घर का ट्रैक्टर भी लग रहा है और घर के आदमी भी लग रहे हैं, घर का बीज भी लग रहा है, हाँ घर का हाँ जैसे देसी खाद भी लग रहा है, तो उनके पैसे तो हाँ होंगे ना सर, कुछ कुछ डालने तो बिल्कुल। पड़ेंगे हम ना। हम हम उस मात्रा को काउंट कर रहे हैं, घर का जितना कुछ लग रहा है हम उस मात्रा को काउंट कर रहे हैं। और जो पैसे की बात है, हम पैसे को यहाँ पे नहीं दिख रहे, वो थोड़ा सा बाद में परेशानी हो जाएगा। आप लिख भी दे तो कोई परेशानी नहीं है, मैं वही कह रहा हूँ आपको बार बार, तो कि अगर हम आपने घर की महिला मतलब श्रम है, दिवस में उसको बाजार की जो रेट चल रहा है उसके हिसाब से आपने रेट डाल दिया तो भी कोई तकलीफ नहीं है, मैं उसको हटा लूंगा बाद। पर मैं कह रहा हूँ कि अगर आप नहीं डालेंगे तो भी बढ़िया है। मतलब घर का पुरुष या स्त्री कितने लगे क्वांटिटी डाल सकते हैं हम, है ना? हाँ रेट फिर क्वांटिटी आप तो बाद डालना में ही है देगा, सर, क्वांटिटी तो जरूरी है, वो मात्रा का पहला कॉलम मात्रा का ही है। क्योंकि हर जगह तो घर का मजदूरी काम, घर का ही व्यक्ति काम में आएगा, बिल्कुल बिल्कुल, वो मात्रा बात से ज्यादा बेहद तो घर जरूरी वाला है। काम में आएगा। हाँ वो मात्रा बेहद जरूरी है और वो मात्रा चाहिए ही चाहिए। और क्योंकि किसान लोग तो ऐसे रहते हैं कि अधिक मात्रा में सुबह से शाम में खुद ही काम करना चाहते हैं कि कम पैसे लगे तो उतना अच्छा रहे। बस 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 बिल्कुल सही। तो हम उसको बिल्कुल अकाउंट करते हैं कि घर के कितने लोग लगे, कितने दिन लगे, और हम उसको गतिविधि वाइज बांट रहे हैं। क्योंकि हम देखना चाहते हैं एक्चुअली में कि अगर प्राकृतिक खेती में लेबर बढ़ भी जाता है तो कौन सी गतिविधि में बढ़ता है। क्या सिर्फ निंदाई गुड़ाई में बढ़ रहा है, जैसा कि पॉपुलर सोच है कि निंदाई गुड़ाई में लेबर लगता है क्योंकि प्राकृतिक खेती
बिल्कुल राइट खरपतवार बात को है रोक सर, नहीं सकती। इसी में लगते हैं ज्यादा पैसे। हाँ, तो वही मतलब ज्यादा पैसे भी लग रहे हैं, अगर ज्यादा लेबर भी लग रहा है ट्रांजिशन के समय या ट्रांजिशन के बाद, तो वो कौन सी गतिविधि में ज्यादा लग रहा है, श्रम किस गतिविधि की वजह से बढ़ रहा है, तो ताकि हम बाद में उसको बाकी जो दूसरी संस्थाएं हैं उनको दिखा सकें कि भैया प्राकृतिक खेती में, निंदाई गुड़ाई में श्रम बढ़ जाता है घर का और महिलाओं का ज्यादातर, क्योंकि हमको ये डेटा राजस्थान के सभी लोगों ने बताया है। तो आप कोई ऐसी मशीन बनाएं, कोई ऐसी तकनीक बताएं कि ये जो श्रम है ये कम हो सके। तो इस डेटा के मल्टीफोल्ड उपयोग है, बहुत सारे उपयोग है, और इसको बांटा भी वैसे ही गया है, उसको जानने के लिए किया गया है। तो अगर आप डाल भी देते हैं मूल्य घर के मजदूरों का, तो भी कोई तकलीफ नहीं है, मैं दोबारा कह रहा हूँ, पर ना डाले तो बेहतर हो। जी जी। तो हम कटाई तुड़ाई में थे, गतिविधि 6 जो है, कटाई तुड़ाई के बाद सिंचाई की जानकारी हम देखना चाह रहे हैं कि कितने दिन पानी दिया गया खेत में, और अगर पंप चला तो कितना देर चला, और इसका खर्च हमने टोटल एक जगह पे लिख दिया है, क्योंकि कई बार कई स्टेट्स में बिजली फ्री होती है तो पंप का कोई वर्चुअल कॉस्ट नहीं आता, पर कई बार लोग पंप किराए में देते हैं। तो क्योंकि इंफॉर्मेशन कॉम्प्लेक्स है, तो हम इसको जितना तोड़ेंगे उसको भरना उतना ही कठिन हो जाएगा, तो उसको हमने एक साथ एग्रीगेट कर दिया कि सिंचाई से संबंधित कोई भी खर्च आया, चाहे लेबर का खर्च, चाहे पानी का खर्च, चाहे पंप का खर्च, वो सब आप एक साथ डाल दीजिए। पिछले 15 दिनों में भैया हमने 4 दिन पानी दिया और वो 4 दिन का खर्च इतना आया। ये ठीक है? ठीक है। तो ये हमारा जो इनपुट वाला एरिया है वो खत्म हो गया कि गतिविधि 1, गतिविधि 2, गतिविधि 3, गतिविधि 4 कीट और रोग, 5 निंदाई गुड़ाई, 6 कटाई तुड़ाई और 7वां सिंचाई। इसके अलावा आपको ऐसा कुछ लग रहा है क्या कि जो मैंने मिस कर दिया हो? खेत में और कोई गतिविधि होती है क्या जो इसमें अभी तक नहीं आई? लगभग तो सभी आ गई है, थ्रेसर भी आ गया है। हाँ, इतना सभी आ गई, पता नहीं। तो अगर यहाँ पे सब आ गया है तो उसके बाद हमें उत्पादन विवरण लेना है, और उत्पादन विवरण हम हर 15 दिन में इसलिए ले रहे हैं क्योंकि कई बार सब्जी वगैरह जो छोटी छोटी चीजें हैं वो हम जनरली अकाउंट नहीं कर पाते। ट्रांसपोर्ट है कि इसमें चारे का? ट्रांसपोर्ट है सर, ट्रांसपोर्ट यहाँ पे बाजार पहुंचने का खर्च। जी जी, बाजार या घर तक? हाँ हाँ, वही उसमें मतलब कहीं भी ले जाने का खर्च। उसको अलग से करना है क्या? ट्रांसपोर्ट अलग से कर दिया जाए? क्योंकि चारा का तो स्टॉक करते हैं लोग अपने गाय भैंसों के लिए, तो वहां से घर लग के डालते हैं। और एक ट्रॉली अच्छा, लाने तो का ये देख लो 500 रुपये तो ट्रैक्टर वाला लेता है, मजदूरी अलग से लगती है फिर। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, तो उसको मैं फिर यहाँ पे कटाई वाले में मेंशन कर दूंगा अलग से। जो ट्रैक्टर लिखा है वो ट्रैक्टर को 2 पार्ट में बांट दूंगा, एक ट्रैक्टर ट्रांसपोर्ट के लिए और मशीन जो थ्रेशर वगैरह मशीन लगती है वो मशीन अलग कर दूंगा। जी जी हाँ, हाँ मशीन तो कटिंग वाले में और इसमें आ जाएगी। हाँ हाँ हाँ, तो ट्रांसपोर्ट का यहाँ पे अलग से बना दूंगा। क्योंकि एक ट्रांसपोर्ट एक बहुत महंगा पड़ता है सर इसमें। हाँ, ये आपने अच्छा पॉइंट बताया। सर मेरे इसमें ध्यान में नहीं लोडिंग था कि घर चार्जिंग पहुंचने में भी जो, बहुत पैसा लग जाता है। जी हेलो हाँ जी, इसमें जो अपन ये भूसा जो भरते हैं ना, इसका लोडिंग चार्ज भी रहता है। हाँ लोडिंग चार्ज भी लगता है ना। लोडिंग चार्ज रहता है, फसल जो उसका भी लोडिंग चार्ज रहता है सर। हम्म, लोडिंग अनलोडिंग। तो उसको हम ट्रांसपोर्ट में ही गिन सकते हैं क्या? उसको ट्रांसपोर्ट में एक साथ लिख सकते हैं, लोडिंग अनलोडिंग और ट्रांसपोर्ट। वो हाँ, वो लोडिंग का तो उसी में आएगा,
क्योंकि ट्रांसपोर्ट करेंगे तब भी तो लोडिंग होगा, लोडिंग के वर्कर ट्रांसपोर्ट में तो यूज आएंगे। हाँ हाँ हाँ, तो वो वो एक साथ लिख ट्रांसपोर्ट में भी सकते हैं कर उसका सकते मूल्य अपन। हाँ हाँ भाई, एक हाँ सर। ट्रॉली का लोड है और उसको घर ले जाने में कितने वर्कर लगे और कितना पैसा जाने में लगे। बिल्कुल ठीक है, तो मैं ट्रांसपोर्ट का अलग से बना दूंगा इसमें। इसी में कटाई तुड़ाई में क्योंकि मैं भंडारण तक पहुंच गया था तो उसको ट्रांसपोर्ट भी आगे और बढ़ जाएंगे, कटाई तुड़ाई भंडारण और ट्रांसपोर्ट। जी जी। ठीक है, ये भी मैंने नोट कर लिया, थैंक यू, ये इम्पोर्टेंट था। आ, सिंचाई की जानकारी हो गई और उसके बाद हम उत्पादन में, तो उत्पादन सर एक में। चीज पूछना चाह रहा हूँ आपसे। हाँ जी। सर सुन पा रहे हैं? हाँ हाँ। सर जैसे अपन फसल की बात करते हैं तो उसमें तो चलो हो जाएगा ये। जैसे अपन सब्जियों के ऊपर अगर चलते हैं तो जैसे अपन 15 दिन का सर्वे कर रहे हैं। हाँ हाँ। सुन पा रहे हैं सर? हाँ तो जी 15 बोलिए। दिन में जितना उत्पादन हुआ है, तो हाँ 15 दिन में जितना उत्पादन हुआ है वो अपन डाल देंगे, हाँ है ना, इसमें ले लेंगे फर्स्ट जो सर्वे कर रहे हैं। फिर हाँ नेक्स्ट 15 दिन में अपन अगर जाएंगे सर्वे करने, हाँ तो हाँ। क्या अपन 15+15 मतलब पूरा महीने का लिखना है या जो नहीं बचेंगे नहीं जो नहीं, 15 दिन उन्हीं का लिखना सिर्फ है? 15 दिनों का, सिर्फ 15 दिनों का, सारी गतिविधियों में सिर्फ 15 दिनों का, 15+15 नहीं, सिर्फ 15। अगले 15 दिनों का हाँ सर, है ना? जैसे अगले 15 दिनों का। अगले 15 दिनों हाँ, को। जैसे अगर महीने की 15 तारीख में ठीक। मैं किसी किसान के पास गया तो मैं 1 से 15 का ब्यौरा ले रहा हूँ, और 30 तारीख को गया तो 15 से 30 का ब्यौरा ले रहा जी हूँ। जी। जी। ओके। तो यहाँ पे आखिरी है उत्पादन का विवरण। तो उत्पादन में अपने पास 3 कॉलम है। मुख्य फसल, मतलब उत्पादित मात्रा, कितना बेचा गया, और मूल्य। रुपए इकाई में। तो उत्पादित मात्रा कितनी थी, कितना बेचा गया, और मूल्य कितना था उस प्लॉट का। ये सारा अभी प्लॉट का हुआ, एक एक प्लॉट का था ये। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि बड़ा दिख रहा है पर उतना समय नहीं लगेगा भरने में, क्योंकि हर हर गतिविधि नहीं होती है हर 15 दिन में, तो आपको सिर्फ पिछले 15 दिन की गतिविधि लिखनी है, तो आप तेजी से आगे बढ़ पाएंगे इसमें। और जैसे हमको दूसरा प्लॉट ऐड करना है, तो ये जो ऐड का बटन है, प्लस ऐड, इसमें हमको बस प्लस ऐड में क्लिक करना है, तो दूसरा प्लॉट का वही वही जो डेटा, वही जो ऊपर टेबल था, वही पूरा टेबल रिपीट हो जाएगा। हेलो। हाँ सर, हाँ समझ में आ रहा है। हाँ ठीक है, आपके पास जितने प्लॉट है उसके हिसाब से आपको ऐड, प्लस ऐड में क्लिक करना है, जितने प्लॉट है उसके उसके हिसाब से। अगर 2 प्लॉट है तो 2 टेबल बन चुके हैं, 3 है तो 3। मैंने देखा आपके बेसलाइन सर्वे में ज्यादातर 2 थे, मैक्सिमम 2 थे, उसके बाद 1 था, और कुछ गिनती चुनती के मेरे ख्याल से 5-8% लोग थे जिनके पास 3 प्लॉट थे। 2 से ज्यादा नहीं मिले मुझे, ज्यादा ज्यादा सर्वे में। तो यहाँ पे उत्पादन में अपन ने 4 उत्पादन लिए हैं, सब्जी 1, सब्जी 2, मुख्य फसल, सह फसल, और आखिरी में पैरा भूसा, क्योंकि पैरा भूसा भी एक इम्पोर्टेंट कमोडिटी है। ये आपके बेसलाइन से ही पता चला कि लोग पैरा स्टोर करते हैं, चारे में ज्यादातर देते हैं, बेचते हैं। बेसलाइन में बहुत लोगों ने बेचा भी है, जी तो जी। इसलिए पैरा भूसा का अलग से, और पैरा भूसा भी हम क्विंटल में देते हैं, ठीक है ना? ये ठीक है ना यहाँ तक? जी जी। जी। इसके बाद लाइफ स्टॉक का है। लाइफ स्टॉक में पिछले 15 दिन में क्या लागत हुई, लागत का विवरण नहीं चाहिए, सिर्फ लागत क्या हुई उतना चाहिए। तो अगर पशु अपने पास बैल था और पिछले 15 दिन में उसको कोई वैक्सीनेशन लगा, कोई दवाई लग गया, कुछ और हुआ, या कोई मजदूर आया निल्हा के गए, दूध निकालने वाले आए दूध निकाले, मतलब जो भी लागत लगी, टोटल अमाउंट, एग्रीगेट अमाउंट, उसको यहाँ पे लिखना है। और उत्पादन विवरण उसके नीचे है कि उत्पाद के नाम क्या क्या हैं जो अपन को मिले। तो पहला मान लो अपने पास अ, बैल की जगह कुछ और ले, तो बकरी, बकरी है, तो उत्पाद में अपन को मीट, मांस या
दूध, मिल्क। हाँ, तो अपन ने यहाँ पे उत्पाद का नाम लिख दिया, अपन ने यहाँ पे लिख दिया मिल्क लिख देते हैं, मिल्क लिख दिया। कितना उत्पाद हुआ पिछले 15 दिन में, तो शायद 7-8 लीटर बकरी से। और इकाई क्या है, इकाई में 2 पे हो गया। इकाई में हमको यहाँ पे सेलेक्ट कर लिखने के बजाय कि हम क्योंकि मिल्क की बात कर रहे हैं तो वो आएगा लीटर में, अगर हम मेमने की बात कर रहे होते तो वो आता संख्या में, अगर हम मीट की बात कर रहे होते तो वो आता किलोग्राम में। तो आपके पास 3 इकाई का ऑप्शन है। ये वाला एक्स्ट्रा हो गया, ये वाला कॉलम में हटा दूंगा, ये वाला जो ब्लैंक दिख रहा है आपको। आपको उत्पादन लिखना है, उत्पादन की इकाई लिखना है, बेचा कितना गया और मूल्य कितना आया पशुधन का, और उसके बाद बस सबमिट। ये आखिरी 4 सेक्शन का है पूरा फॉर्म सर्वे। पहला इंस्ट्रक्शन है, दूसरा अपना घर का यूनिक पहचान, नाम वगैरह, साइट आईडी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तीसरा पिछले 15 दिन का ब्यौरा प्लॉटवार, और चौथा पशुधन का ब्यौरा। ये ठीक है क्या? हेलो हेलो हाँ सुजेश, आवाज तो आ रही है। आई गेस ठीक लग रहा है सभी को, तभी कोई नहीं नहीं, ठीक लग रहा है तो ठीक लग रहा है बोल दीजिए सर। ये ठीक है। आप लोग को किसी तरह की चिंता इस फॉर्म को देखकर कुछ चेंज करने की जरूरत, जो आपने छोटे छोटे बीच में चेंजेस बताए वो मैंने नोट कर लिए हैं और वो मैं कर लूंगा। उसके अलावा कुछ मैं भूल रहा हूँ, कुछ आप निकलवाना चाहते हैं, कोई और आपको परेशानी ऐसा नजर आ रही है जो फ्यूचर में हो सकती है इस फॉर्म से संबंधित? बंसी जी, सुरेश जी, आप दोनों ने अनम्यूट किया है, आप कुछ बताना चाह रहे हैं? नहीं मैडम, अच्छा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कोई तो बात करने वाला नहीं होना चाहिए मैम, तभी इसलिए अनम्यूट करते हैं। नहीं नहीं, बहुत अच्छा किया अनम्यूट करके, मैं विचलित हो रहा था। हाँ, इसमें एक ये भी बता दो आप सर, पशु के प्रकार में जैसे बकरी डाला आपने जी, जो ये लागत है, जो उससे इस दौरान 15 दिन के दौरान जो खर्चा किया उसने हाँ खिलाने पिलाने में, वो डालना ना। हाँ, खिलाने कोई मेरे पिलाने भाई में, दवाई पानी में, जो भी। हाँ, कोई भाई पूछ नहीं पा रहे हैं तो भी ये क्लियर हो जाए तो अच्छा है। अगर बहुत सारे हैं, कोई लेबर लग रहा है, वो लागत, मतलब जितना भी लागत हो रहा है एग्रीगेटेड लागत। जी जी हाँ, कोई चराने के लिए बाहर किसी के साथ हाँ भेज रहा है हाँ जंगल में। हाँ हाँ, जी जी, वही सारी चीजें। जैसा मैंने बताया, ये फार्म डायरी के कुछ मतलब अच्छे उपयोग हैं। एक तो आपके पास एक कंप्लीट ब्यौरा रहेगा कि कितना लगा कितना नहीं लगा, आपको भी पता रहेगा। ये जानकारी आप इंडिविजुअल किसानों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, साल के महीने मतलब सीजन के अंत में, कि आपने इस सीजन में इतना खर्चा किया और इतना आपको मिला, पशुधन से इतना मिला, उत्पादन से इतना मिला। आपका जो मेजर खर्चा है, आप मतलब बता पाएंगे किसान को कि आपका जो मेजर खर्चा है वो आपको शायद कीट पतंग के जो दवाई आपने खरीदी उसमें आपने सबसे ज्यादा खर्चा किया, तो आप प्राकृतिक खेती अपनाएंगे तो शायद वो खर्चा बच जाए। मतलब किसान जो है वो सहभागी बन जाएंगे इस रिसर्च के और इस रिसर्च के बाद। तो बस इतना ही था, मतलब आज के लिए तो और कुछ बोल नहीं। बहुत बहुत थैंक यू सर। आप सबका थैंक यू। आप लोग बड़े पेशेंटली बैठते हैं। लास्ट टाइम भी बहुत पेशेंटली आपने बेसलाइन सुना था, मेरे को लग रहा था कि पता नहीं कैसा रहेगा, पर जैसा मैं बहुत बार बोल चुका हूँ बहुत अच्छा रहा। आविशा आप लोग के साथ एक लिंक शेयर करेगी, उसमें आप डैशबोर्ड देख सकते हैं जो आपके बेसलाइन से बना है।
और जो टीम लीडर्स हैं उनके साथ आविशा एक्सेल शीट शेयर करेंगी, जिसमें आपको वो जो डेटा मैं शुरू में कह रहा था कि कौन कौन से किसान हैं और बेसलाइन हुआ है कि नहीं, वो वाला डेटा आपको भर के देना है। मैंने बेसलाइन वाले ग्रुप में डाला है। जो राजेश फर्स्ट वाला बोल रहे थे कि पूरा एनालाइज किया है कि संस्था से कितने आए हैं, वो सब कुछ वो आप लोग देखिएगा। देख लिया मैं मोदी। हाँ, ये वो सब आपकी आपने जो सर्वे किया उस मेहनत से निकले हैं वो जितने चार्ट्स दिख रहे हैं, और जो रिपोर्ट रहेगी वो भी उन्हीं उसी तर्ज पे बनेगी। उसके अलावा और डिटेल्ड रहेगी। उस रिपोर्ट के प्रोसेस में है हम अभी। आपकी संस्था के लीडर्स लोग कभी ढूंढ रहे हैं कोई कंसल्टेंट जो रिपोर्ट बना सके। जी। फिर वो रिपोर्ट आप सबके साथ शेयर की जाएगी, होपफुली दोनों भाषा में, अंग्रेजी हिंदी। और वो आप रिपोर्ट अपने किसानों के पास भी ले जा सकते हैं अगर उनको अच्छा लगे उनके डेटा के साथ क्या हुआ है जानने में। हेलो। हाँ जी सर, की क्वेश्चन है लोगों के जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। हाँ जी। कि जो हमारे साथी हैं सर्वे वाले, वो कहते हैं कि इसके लिए हमें कुछ मानदेय भी मिलेगा क्या? ये बात हुई है, अभी जो रिसर्च ग्रुप की बैठक हुई थी उसमें बात हुई है। फार्म डायरी के लिए हम शायद कुछ सोच सकते हैं, मानदेय या किसी तरह का मानदेय की, पर हाँ मतलब ये तो कठिन